शराब के नशे में धुत होकर मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को अपने सीने से कसकर लगा लिया। उसने अपनी पुश्तैनी अंगूठी निकाली और मेरी तर्जनी उंगली में पहना दी। अब तुम मेरे हो। मेरा दम घुटने लगा और ज़ारा ने मेरे बेचैनी से हिलते हुए हाथों को कसकर पकड़ लिया। गलत उंगली में पहना दी है पतिदेव। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि ज़ारा और मैं दुनिया के नज़रिए में एक दूसरे के सबसे बड़े और माने हुए दुश्मन थे। मैं ज़ारा से इतनी शिद्दत से नफ़रत करता था कि वो नफ़रत मेरी हड्डियों में बस गई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं रीबर्न हो चुका हूँ, यानी मुझे पिछले जन्म की यादें आ गई थीं। पिछले जन्म में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें मेरा चेहरा और आवाज़ दोनों बुरी तरह जल गए थे और दुनिया के हर इंसान ने मुझसे नफ़रत की। सबको मुझसे घिन आने लगी थी। लेकिन उस वक्त भी ज़ारा ने मुझे अपने सीने से लगाए रखा और लगातार कहती रही, कबीर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था, वही इस दुनिया में मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली इंसान थी। अपनी मौत के आखिरी पल में उसने मुझे ज़ोर से गले लगाया। उसके ठंडे होंठ मेरे कान के पास आए और उसने रोते हुए मिन्नत की, कबीर मुझसे प्यार करो, ठीक है? मैंने दर्द से चीखते हुए कहा, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी वो बातें वो कभी सुन नहीं पाईं। मेरा रीबर्न ठीक उस दिन हुआ जब मैं एक अवार्ड सेरेमनी के रेड कारपेट पर था। मेरे सामने खड़ी औरत इतनी हसीन और रईस लग रही थी कि जब मैंने उसे कार के पास खड़े देखा तो पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ वही दिखाई दी। मैंने बिना कुछ सोचे रेड कारपेट को पार किया और उसकी तरफ दौड़ लगा दी, ताकि वो बात जो वो पिछले जन्म में सुन नहीं पाई थी, वो मैं आज उसे बोल सकूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर पूरा माहौल सन्न रह गया, जिसमें लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों दर्शक भी शामिल थे, क्योंकि वहां मौजूद हर किसी ने उस औरत को पहचान लिया था जिसे मैंने गले लगाया था। ज़ारा दिल्ली की रायचंद फैमिली की इकलौती और सबसे बड़ी वारिस थी। वो इतनी शानदार और पहुंच से बाहर थी कि लोग उसकी खतरनाक रिपुटेशन जानते हुए भी उसके लिए दीवाने होने को तैयार रहते थे। उस पल शोर शराबे से भरा माहौल एकदम शांत हो गया। सिर्फ कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। ऑडियंस की इस खामोशी के मुकाबले लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में तूफान आ गया था। कबीर ये क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी ज़ारा मैम को किस करने की? क्या ये सच में फेमस होने के लिए पागल हो गया है? पहले इसने लाइव स्ट्रीम पर यश को मारा था। इसे लगता क्या है अपने बारे में? ये तो मौत को दावत दे रहा है। सुना है ये और मैम बचपन से एक दूसरे से नफरत करते हैं। हे, अब तो मजा आएगा। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। साले ने मेरी वाइफ को किस किया? ये मरता क्यों नहीं? टेंशन मत लो, मैम इसे छोड़ेंगी नहीं। दर्शकों की तो छोड़िए, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर रोहन, जिसने हमारे रिश्ते को काफी करीब से देखा था, उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। वो जानता था कि हम बचपन के दोस्त नहीं, बल्कि बचपन के दुश्मन थे। हमारा रिश्ता इतना खराब था कि जहां भी ज़ारा होती थी, मुझे वहां एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मुझे बचपन से रिया से प्यार था और रिया को ज़ारा से चिढ़ थी। तो उसकी वजह से मैं भी ज़ारा से नफरत करता था। उस पल रोहन और बाकी नेटिजन्स के दिमाग में बस एक ही बात थी कि कबीर फेम के लिए पागल हो गया है। दूर खड़ा यश अभी भी अपना गाल सहला रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। कबीर अब ज़ारा को छेड़ रहा है। उसे डर नहीं लगता कि वो पागल औरत उसे जिंदा जला देगी? ज़ारा के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे। असल में जब मैं दौड़कर आया था तो वो मुझे रोकने वाले थे, लेकिन उनकी मालकिन ने इशारे से उन्हें रोक दिया था। उन्हें लगा कि शायद कबीर ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है और वो मैम को फंसाने के लिए कोई नया पैंतरा खेल रहा है, या शायद उसने अपने मुंह में जहर छुपाया है और किसके जरिए मैम को मारना चाहता है। लेकिन किसी का भी शौक ज़ारा के शौक से बड़ा नहीं था। जब कबीर मेरी तरफ दौड़ा तो मुझे लगा वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करने आया है। मैं ये देखना चाहती थी कि घर से निकाला गया ये वारिस अब क्या नया ड्रामा करता है। लेकिन इससे पहले कि ज़ारा कोई तंज कसती, उसने देखा कि मैंने बिना रुके एकदम सटीक तरीके से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उस एक पल में ज़ारा के दिमाग में सन्नाटा छा गया। वो जम गई और सोचने लगी कि क्या कबीर मेरी गर्दन काटने वाला है? अरे ये तो मुंह पर काट रहा है। क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए कि उसने गलत जगह काट लिया है? कबीर ने कहा, ज़ारा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी आवाज़ इतनी धीमी और टूटी हुई थी कि जैसे हवा का एक झोंका आया और उसे उड़ा ले जाएगा। ज़ारा का दिल जोर से सिकुड़ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसका ये एक्शन देखकर लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस में जोश आ गया कि देखो अब तमाचा पड़ने वाला है। ज़ारा ने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। मेरे चेहरे पर कुछ खो देने के बाद उसे वापस पाने वाले इमोशंस साफ दिख रहे थे। ज़ारा का दिल फिर से टाइट हो गया। जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि वो मुझे जोरदार थप्पड़ मारेगी, तब ज़ारा ने बहुत प्यार से मेरे गाल को छुआ और पूछा, क्या हुआ कबीर? क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है?
क्या इस खूंखार औरत को इस लड़के पर तरस आ गया? लोग हैरान थे। फ्लैश लगातार चमक रहे थे और लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि सर्वर क्रैश हो गया और स्ट्रीम बंद हो गई। लोग चिल्लाने लगे कि प्लेटफॉर्म वालों जल्दी फिक्स करो, मैम का थप्पड़ देखे बिना मुझे आज नींद नहीं आएगी। उस पल मेरी नज़रों में पूरी दुनिया मिट चुकी थी। मेरी दुनिया में सिर्फ वो थी। मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरे हाथ अभी भी उसकी कमर पर कसे हुए थे, जैसे मुझे डर हो कि अगर मैंने ढील दी तो वो गायब हो जाएगी। ज़ारा, मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आई। ज़ारा के दिमाग में चल रहा था कि कबीर ने मुझे ज़ारा बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को गलती से ज़ारा समझ बैठा। ज़ारा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अचानक चारों तरफ देखा। आस-पास खड़े होकर चुगली खा रहे लोग अचानक इधर-उधर देखने लगे। कोई आसमान देख रहा था तो कोई ज़मीन। ज़ारा समझ गई कि ये बात करने की जगह नहीं है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेरी बाँह पकड़कर मुझे उसकी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके इस एक्शन से मैं घबरा गया और मैंने उसे और भी जोर से जकड़ लिया। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा, सच में। ज़ारा के खूबसूरत चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान थी। मैं कहीं नहीं जा रही, चलो कार में बैठो। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मैं जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने हाथ ढीले किए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, इतना खूबसूरत कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छोड़ने की। तो फिर मैं क्या करूं? तब तुम मुझे छोड़ोगे? तुम मुझे एक बार किस करो ज़ारा, तुम मुझे किस करो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में यहाँ हो, ठीक है? जब मैंने उसे पहली बार किस किया था तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था। उसने मुझे तुरंत धक्का दे दिया था। मैं सच में उसे करीब से महसूस करना चाहता था, उसके होठों की गर्माहट महसूस करना चाहता था, न कि उस ठंडक को जो उसने मरते वक्त मुझे दी थी। ज़ारा ने अपने लाल होंठ हल्के से काटे। कबीर की ये जुबान हमेशा सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए चलती थी, लेकिन आज न जाने किसने इसका दिमाग खराब कर दिया है जो ये इतनी मीठी बातें कर रहा है। क्या ये पूरी दुनिया के सामने मुझे फंसाने के लिए हनी ट्रैप बिछा रहा है, ताकि बाद में इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके कि मैं इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी? ज़ारा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बदकिस्मती से मैं ज़ारा रायचंद बचपन से हनी ट्रैप और ब्यूटी ट्रैप से नहीं डरती। ये सोचकर ज़ारा हल्के से हंसी। उसकी पतली उंगलियों ने मेरे गाल को छुआ और फिर उसने अपना सिर उठाकर मुझे गले लगा लिया और मुझे किस किया। जैसे ही ज़ारा ने सिर उठाया, लाइव स्ट्रीम का प्लेटफॉर्म ठीक हो गया और कैमरों ने यह नज़ारा कैद कर लिया। रेड कारपेट पर एक खूबसूरत औरत और एक हैंडसम लड़का एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, बिल्कुल किसी परियों की कहानी के राजा रानी की तरह। नेटिजन्स को कुछ साफ दिखे उससे पहले ही उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर हर तरफ बस इसी की खबरें छाने लगीं। कुछ लोगों को लगा कि मैंने ज़ारा का कोई राज जान लिया है और उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। कुछ को लगा कि मैंने उसे कोई नशा दे दिया है और कुछ को लगा कि मैंने कोई काला जादू कर दिया है। कुल मिलाकर किसी को भी यकीन नहीं था कि ज़ारा अपनी मर्जी से मुझे किस कर रही है। नेटिजन्स की नज़र में ज़ारा और मैं दो समानांतर लाइनें थीं जो कभी नहीं मिल सकती, एक आसमान पर और एक ज़मीन पर। जब इंटरनेट पर यह हंगामा मचा हुआ था, तब कार की पिछली सीट पर मैं ज़ारा के बिल्कुल पास बैठा उसे ही घूर रहा था। ज़ारा आराम से सीट पर टिकी थी, अपनी उंगलियों से फ़ोन पर आते हुए गॉसिप कॉल्स को काट रही थीं। आखिरकार परेशान होकर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ में हल्कापन था, लेकिन सख्ती भी। चलो अब सच सच बताओ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो तुमने मुझे गलत इंसान समझ लिया? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने तुरंत सिर हिलाया और बिना सोचे समझे उसे फिर से गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ारा की पलकें झपकीं। मुझे मत छुओ, चुपचाप सीट पर बैठो। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे मुझे छोड़ने के लिए मनाया था और अब ये फिर से चिपकने आ रहा है। अब तो यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है। ज़ारा के चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी दिखी। बात करते करते गले लगने की क्या बीमारी है? क्या ये रिया के साथ भी ऐसा ही करता था? मेरा बढ़ता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। मेरी उंगलियां जो उसके कपड़ों को छूने ही वाली थीं, वापस खिंच गईं और मैं बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह उसे देखने लगा। ज़ारा ने मुझे इतना लाचार और छोड़ा हुआ महसूस करते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। ये दुश्मन कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। ज़ारा ने अपने होंठ भींचे। अगर गलतफहमी नहीं है तो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बुखार में दिमाग जल गया है क्या? हम्फ, चलो बताओ, मुझे परेशान करने के लिए अब क्या नया ड्रामा सोचा है? ज़ारा को अचानक कुछ याद आया। अगर मुझे सही से याद है तो कपूर फैमिली का कल एक पार्टी है। मैंने सुना है कि रिया नाम की उस पागल लड़की ने अंगूठी खरीद ली है और शायद वो यश को प्रपोज करने वाली है। कपूर और मल्होत्रा फैमिली के बीच फिर से रिश्ता जोड़ने की बात चल रही है। मैं 1 महीने पहले कपूर हाउस से निकाला जा चुका था क्योंकि यश का किडनैप हुआ था और उसे मारने की साजिश के सारे सबूत मेरे खिलाफ थे।
कपूर फैमिली के मेरे पेरेंट्स मुझसे पूरी तरह निराश हो चुके थे और उन्होंने पब्लिकली मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। इसी वजह से रिया के साथ मेरी सगाई भी टूट गई थी। ज़ारा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी नज़रें मुझसे दूर हो गईं। मैंने कभी भी पब्लिक में इस तरह का पागलपन नहीं किया था। उस वक्त मुझे लगा कि कबीर ने रिया के लिए कंट्रोल खो दिया है। मैं भागकर नीचे आई ताकि उसे सपोर्ट कर सकूं, लेकिन पता चला कि मैंने तो बस उसे मुझे परेशान करने का एक और मौका दे दिया। उन दो हल्के फुल्के किस्सों के बारे में सोचकर ज़ारा की आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। कबीर, रिया के लिए तुम सच में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। गुस्सा आ रहा है। क्या मैं इस बेवकूफ़ को कार से बाहर फेंक दूं? मैंने हैरानी से उससे पूछा, रिया कौन है? मैं उसे नहीं जानता। ज़ारा 2 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने आगे बैठे ड्राइवर अमित के कंधे पर टैप किया। 10वें हॉस्पिटल चलो, साइकियाट्रिक वार्ड। अमित एक पल के लिए चुप रहा। जी मैम। और बिना कोई सवाल किए उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार 10वें हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बुरा हुआ, ज़ारा को सच में लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं रीबर्न के झटके से पूरी तरह बाहर आ चुका था और मुझे पक्का यकीन था कि मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन अगर मैं याददाश्त खोने का नाटक करूं और इससे वो मुझ पर भरोसा करने लगे तो ये भी बुरा नहीं है। वैसे भी बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी ज़ारा से मतलब है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ उसे याद रखना है और सिर्फ उससे प्यार करना है। ज़ारा की आवाज़ मेरे कानों में हल्के से गूंजी। तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। चुपचाप सच बताओ कि तुम क्या चाहते हो, वरना एक बार 10वें हॉस्पिटल में घुस गए तो फिर बाहर आने का नाम मत सोचना। कार के अंदर अंधेरा था। मैंने मुड़कर उसके शांत और ठंडे चेहरे को देखा। पिछले जन्म में जब मेरा चेहरा जला नहीं था, तब भी मुझे उसकी ये ठंडी नज़रें वैसी ही लगती थीं जैसे किसी पुराने जमे हुए तालाब का बर्फ जैसा पानी। लेकिन बाद में मुझे समझ आया था कि उस बर्फ के नीचे उबलता हुआ लावा था। उसका प्यार इतना शिद्दत भरा था कि वो बर्फ को भी उबाल सकता था। मैंने बहुत ही शांत और धीमी आवाज़ में कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ज़ारा की जानबूझकर बनाई गई शांति एक पल में टूट गई। मुझसे प्यार करना चाहते हो? कैसे? उसने अपने लाल होंठ भींचे और एक ठंडी हंसी हंसी। कबीर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि आज सुबह जब हम क्लब की लॉबी में मिले थे तो तुमने क्या कहा था? मेरे सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क घूमने लगे। ये तो बहुत पुरानी बात है, मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने काफ़ी देर तक दिमाग पर जोर डाला, तब जाकर याद आया। सुबह क्लब की लॉबी में सच में वो मुझे मिली थी। वो लिफ्ट से बाहर निकल रही थी और मैं अंदर जा रहा था। हम एक दूसरे के पास से गुजरे थे। मैंने रोहन से कहा था, थोड़ा एयर फ्रेशनर छिड़क दो, लिफ्ट में बहुत बदबू आ रही है। और फिर मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, सच में बहुत अनलकी दिन है। ये याद करके मेरी आंखों में एक चमक आ गई। ज़ारा ने मेरा ये दोषी चेहरा देख लिया। लगता है याद आ गया। अगले ही पल मेरी आंखें बिल्कुल साफ और मासूम हो गईं, जैसे मुझे सच में कुछ याद ही न हो। नहीं, मुझे सच में कुछ याद नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? ज़ारा को अचानक अपने हाथों में खुजली महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर मेरे कान को जोर से मरोड़ दिया। ये बकवास ड्रामे बंद करो। मैं तुम्हारे इन झांसे में नहीं आने वाली। रिया नाम की लड़की तुम्हारे इन ड्रामों पर बहुत मरती थी। मैंने अपने कान को मलते हुए हल्के फ्लर्ट भरे अंदाज में पूछा, तो फिर ज़ारा किस झांसे में आती है? ज़ारा ने गर्व से कहा, मैं किसी भी झांसे में नहीं आती। उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मैं हल्के से उसके होंठों के करीब झुक गया। ज़ारा अचानक होश में आई और उसने मुझे पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो दांत पीसते हुए बोली, दूर हटो! मैंने गहरी नज़रों से उसे देखा। मेरी आंखों में एक शरारती चमक थी। अब भी नहीं मानोगी? मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हल्के से उसकी कमर पर हाथ रख दिया और बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से धीरे से पूछा, तो क्या मैं तुम्हें मुझे वापस किस करने दूं? ठीक है ना? कार चला रहा अमित अपने कान खड़े करके सुन रहा था। हे भगवान! बिल्कुल ठीक है। मैम, आप तो बस सीधे किस कर लीजिए। आपका प्यार का मौसम आखिरकार आ ही गया। ज़ारा की नज़रें अनजाने में मेरे होंठों पर जाकर टिक गईं। उसने हल्के से अपने होंठ भींचे। वापस किस करूं? उसके दिमाग में हाँ शब्द आ चुका था, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो दांत पीसते हुए सिर्फ 3 शब्द निकले, सपने में भी नहीं। मेरी आंखों की चमक एक पल में टूट गई। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि उसे मेरी नाराज़गी दिख जाए। ज़ारा ने अपने तेज़ धड़कते दिल को काबू में किया। मैं कबीर की बातों में नहीं आ सकती। क्या उसे लगता है कि वो ऐसे ही मुझे फंसा लेगा? वो बिना कोई इमोशन दिखाए थोड़ा पीछे खिसक गई ताकि मुझसे दूर हो सके। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जलन थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? रिया ने। कबीर, मैंने तुम्हें बताया न कि मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने कहा न, मैं रिया को नहीं जानता।
तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती हो? वो है कौन? और वैसे भी मुझे ये सब तुमने ही सिखाया है। रिया तो मुझे पसंद ही नहीं करती। ज़ारा का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो चिढ़कर बोली, कबीर, तुम ये नाटक कब तक करोगे? मेरा मूड खराब हो गया। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही? आज की ज़ारा को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे लगा था मैं प्रपोज करूंगा तो वो मान जाएगी। क्या इस वक्त उसने अभी तक मुझसे प्यार नहीं किया है? ज़ारा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे कुछ सेकंड तक घूरा। रिया को नहीं जानते? मैंने सिर हिलाया। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ शिकायत भरे लहजे में कहा, सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? मैंने फिर से जोर से सिर हिलाया। ज़ारा को न जाने क्या याद आ गया। वो हल्के से हंसी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे साबित करना होगा। कैसे साबित करूं? मैंने अपनी आंखें झपकाईं और एक शैतानी मुस्कान दी। क्या ज़ारा को लगता है कि सिर्फ करीब आना काफ़ी नहीं है? क्या वो मेरे साथ अकेले में थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है? अमित ने स्टीयरिंग व्हील को बड़ी मुश्किल से संभाला। वो फिसलते फिसलते बचा। कपूर फैमिली का ये छोटा मालिक तो बहुत खतरनाक है। क्या मेरी इतनी सीधी सादी मैम इसे संभाल पाएगी? और सच में ज़ारा का चेहरा मेरे कानों से भी ज्यादा लाल हो गया, लेकिन उसने किसी तरह अपने चेहरे के भाव काबू में रखे और दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया, कबीर। मैंने बिल्कुल मासूमियत से उसकी तरफ देखा। ज़ारा ने मुझे कार से बाहर फेंकने के ख्याल को दबाया और अपनी उंगली से मेरे माथे को हल्के से धकेला। अपने दिमाग से ये सारे गंदे और फालतू ख्याल बाहर निकालो। तब जाकर मैंने मजबूरी में अपना मुंह खोला। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके और फिर अमित को ऑर्डर दिया, वापस सिटी होटल चलो। सिटी होटल रायचंद फैमिली के अधीन था और आज की अवार्ड सेरेमनी भी वहीं होस्ट हो रही थी। अवार्ड्स के बाद होटल में एक आफ्टर पार्टी थी। ज़ारा ने आज अवार्ड फंक्शन में सिर्फ इसलिए आने की हामी भरी थी क्योंकि रायचंद फैमिली होस्ट थी, लेकिन सबसे बड़ी और असली वजह यह थी कि उसे पता था कि मैं वहां जाऊंगा। असल में वो सिर्फ इसलिए आई थी ताकि कबीर को कोई परेशान न कर सके। लेकिन सच में अच्छे काम का फल बुरा ही मिला। इस कमीने के लिए अच्छा बनना ही नहीं चाहिए। ज़ारा दांत पीसते हुए मुझे देख रही थी। अमित ने बहुत ही इज्जत से कार यू टर्न ले ली। मैंने हैरानी से पूछा, वापस क्यों जा रहे हैं? ज़ारा सीट पर वापस टिक गई, बिल्कुल वैसी ही लेजी पोजीशन में जैसे वो कार में चढ़ते वक्त थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब हल्का सा तंज था। जाहिर है तुम्हें यह साबित करने का मौका देने के लिए कि तुम्हारे प्यार का दावा कितना सच्चा है। मैंने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे याद था पिछले जन्म में भी इसी सिटी होटल की आफ्टर पार्टी में मेरे साथ एक साजिश हुई थी। जब मेरी आंख खुली थी तो मैं ज़ारा के बिस्तर पर था और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। उस वक्त मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैंने ज़ारा को वहाँ से भगा दिया। वो उस वक्त भी बहुत शांत थी और उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन मैंने उसे ठंडे लहजे में वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। अगर मुझे सही से याद है तो वो नशीली ड्रिंक मुझे रिया ने खुद अपने हाथों से दी थी। मैंने धुंधली रोशनी में ज़ारा की तरफ देखा। वो अपनी आंखें बंद किए सुकून से बैठी थी। उसका खूबसूरत चेहरा सच में बहुत आकर्षक लग रहा था। पहले मैं रिया के बहकावे में आकर सोचता था कि ज़ारा बहुत दिखावटी और पहुंच से बाहर की लड़की है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मैं उसे करीब आने से डरता था, ये नहीं कि मैं उसके करीब नहीं आना चाहता था। जब हम वापस सिटी होटल पहुंचे तो अवार्ड सेरेमनी अभी भी चल रही थी, लेकिन जो लोग अवार्ड्स देखने में बोर हो चुके थे वो सब आफ्टर पार्टी के हॉल में जमा थे। वहाँ कई रईस खानदानों के लड़के और लड़कियां भी सिर्फ मज़े लेने आए थे, लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। हर किसी की नज़रें जानबूझकर या अनजाने में रिया की तरफ जा रही थीं। आखिरकार जो लड़का बचपन से उसका दीवाना था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन, दोनों ही उससे दूर जाकर उस लड़की के पास चले गए थे जो हर मामले में रिया से आगे थी। इसलिए वहाँ मौजूद बाकी अमीरजादे मजाक करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रिया का पारा हाई न हो जाए। रिया सच में बहुत गुस्से में थी। वो एक सिंगल सोफे पर टिकी हुई थी और चिढ़कर अपना फ़ोन चला रही थी। सोशल मीडिया पर मेरे और ज़ारा वाले किस की वीडियो वो बार बार देख रही थी। जितना वो देखती उतना ही उसका मन करता कि वो मुझे मार डाले। उसने फ़ोन को गुस्से में साइड में फेंका और अपने पास खड़े लोगों से ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि लोग कबीर को गालियां दे रहे हैं? सुलेखा ने उसे घूर कर देखा। लोगों को गालियां दें, इससे मुझे क्या फ़ायदा? नेहा ने हल्के से चक किया। तुम्हें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यश को तो फ़ायदा है ही। अब कबीर की इमेज जितनी ख़राब होगी, यश की इमेज उतनी ही अच्छी बनेगी। तुम्हें यश से प्यार है तो फिर तुम कबीर की फिक्र क्यों कर रही हो? रिया ये सुनकर और भी चिढ़ गई। तुम ठीक तो हो ना? सुलेखा हैरान रह गई। मैंने कब कहा कि मुझे यश से प्यार है? सुलेखा के सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क घूमने लगे। रुक रिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हें कबीर से प्यार है? रिया चुप रही
और उसका चुप रहना ही सबसे बड़ा सबूत था। सुलेखा ने तुरंत अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, रिया, इन सालों में तुम यश के इतने करीब रही हो और तुमने कबीर को कभी एक अच्छी नज़र से भी नहीं देखा। तुम आसपास की लड़कियों से पूछ लो, सबको लगा कि तुम यश को पसंद करती हो। सबने तो यश को तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही मान लिया था, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कबीर से प्यार है। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और तंज कसते हुए बोली, तुम कैसा उल्टा गेम खेल रही हो। रिया ने उसे एक नज़र से देखा। तुम क्या समझो? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। कबीर का स्वभाव बहुत ही खराब है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि कबीर को समझ आ जाए कि सिर्फ क्योंकि वो कपूर फैमिली का वारिस है, वो मेरे सामने मनमानी नहीं कर सकता। रिया ने हल्के से अपनी वाइन का सिप लिया। उसे अपनी औकात समझनी होगी और मुझे खुश करना सीखना होगा। और अब जब कपूर फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है, तो आखिर में उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। और जब वो आएगा, तो क्या उसकी हिम्मत होगी कि वो मुझ पर फिर से रौब जमाए? इसलिए मैं बस उसे ट्रेन कर रही थी। सुलेखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो इन सालों में तुमने यश के साथ जो क्लोजनेस दिखाई और कबीर को जो इग्नोर किया, वो सब उसे ट्रेन करने के लिए था, ताकि वो और आज्ञाकारी बन जाए? ये कैसा साइकोलॉजिक है? वो इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें पलटने को हो गईं। फिर तुम कल यश को प्रपोज करने का ड्रामा क्यों कर रही हो? रिया ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, मेरा पति सिर्फ और सिर्फ कबीर बनेगा। सुलेखा सच में स्पीचलेस हो गई। उसने हार मानकर रिया को याद दिलाया, अरे लेकिन अभी तक तो वो तुम्हारे पास वापस आता नहीं दिख रहा। वो तो ज़ारा के पास चला गया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम उल्टे पड़ जाओ और किसी और का पति ट्रेन करके किसी और को सौंप दो। मतलब अभी भी वो ठीक से ट्रेन नहीं हुआ है। वो अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं है। शायद उसे खबर मिल गई होगी कि मैं कल यश को प्रपोज करने वाली हूँ, इसलिए उसने यश को मारा और फिर ज़ारा के पास जाकर ड्रामा किया ताकि मुझे पछतावा हो। रिया हल्के से हंसी। कबीर भी ना, उसे ये नहीं पता कि ज़ारा को पता है कि वो मेरा दीवाना था, तो क्या ज़ारा उसे अपनी नज़रों में भी लाएगी? वो तो बस अपनी बेइज्जती करवा रहा है। रिया ने एक और सिप लिया और लापरवाही से बोली, टेंशन मत लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरे पास वापस आएगा और मुझसे भीख मांगेगा। उसकी बात खत्म हुए अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि पार्टी हॉल के भारी भरकम दरवाजे धीरे से खुले। हॉल में मौजूद सब लोगों ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए सबके चेहरे के भाव बदल गए। एक औरत, जिसका ऑरा और रौब पूरी तरह से हावी था, बिना किसी जल्दबाजी के अंदर दाखिल हुई और फिर सबने उसके साथ चलते हुए मुझे देखा। रिया अचानक सीधी होकर बैठ गई। उसकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। ज़ारा ने रिया की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर उंगलियां आपस में लॉक कर लीं। हम दोनों एक खाली सोफे पर जाकर बैठ गए। पता नहीं ज़ारा ने जानबूझकर किया या अनजाने में, लेकिन हम ठीक रिया और उसके ग्रुप के सामने बैठे थे। बस बीच में 10 मीटर की दूरी थी। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया ने मीठे लहजे में कहा, कबीर जल्दी से इधर आओ। ज़ारा हल्के से हंसी और बहुत ही आराम से सोफे की बैकरेस्ट से टिक गई। उसने प्यार से कहा, और बात करते वक्त वो मेरे हाथ से खेल रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया और बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा। ये बात वहां मौजूद हर किसी ने सुनी, जिसमें रिया भी शामिल थी। रिया के गाल गुस्से से फूल गए। ज़ारा ने मेरी तरफ झुककर अपने होंठ मेरे कान के पास लाए। उसकी गर्म सांसें मेरे दिल की धड़कन तेज कर रही थीं। उसने हल्के से कहा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। ज़ारा को अचानक एक बुरा एहसास हुआ और सच में अगले ही सेकंड मैंने बिना कोई हिचकिचाहट उसे फिर से किस कर लिया। चारों तरफ से लोगों के दबी हुई सांसों की आवाज़ें आईं और पार्टी हॉल पहले से भी ज़्यादा शांत हो गया। कानों में किसी औरत की हंसी सुनाई दी। ज़ारा अचानक होश में आई। उसने अपनी नज़रों के कोने से देखा। रिया गुस्से से खड़ी हो चुकी थी और शायद हमारी तरफ आने वाली थी, लेकिन उसे एक और औरत ने रोक लिया। रिया को रोकने वाली नेहा थी। जब ज़ारा अंदर आई थी तो नेहा और उसकी सहेलियां पास आना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे ज़ारा के पीछे आते देखा तो उन्होंने सोचा कि पहले दूर से ही नज़ारा देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर तो सब देख लिया था, बस अफसोस था कि लाइव एक्शन नहीं देख पाए। लेकिन शुक्र है, यहाँ तो लाइव शो मिल ही गया। नेहा हैरान तो थी ही, लेकिन उसका पूरा ध्यान रिया पर था, और जैसे ही रिया आगे बढ़ी, नेहा ने बिना कुछ सोचे सीधे उसका रास्ता रोक लिया। मजाक कर रही हो क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा के मामले में इस रिया नाम की पागल औरत को दखलंदाजी करने दूं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिया ने गुस्से से अपना पैर पटका और तंज भरी हंसी हंसी, हटो रास्ते से। तुमने हटने को कहा तो मैं हट जाऊं? मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? मैं एक बार और कह रही हूं, हटो। नहीं हटूंगी। तुम क्या उखाड़ लोगी? तुम उंगली दिखाकर बात मत करो। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उंगली दिखाने वालों से होती है। तब जाकर मुझे समझ आया कि ज़ारा ने साबित करने का क्या मतलब निकाला था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
उसे लग रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं रिया के सामने उसे किस करूं। लेकिन उसे क्या पता था, मैं तो ये सब दिल से कर रहा था। जारा ने इस बहस को देखा और हल्के से कहा, बस करो। पल भर में वहां सन्नाटा छा गया। हॉल में मौजूद दर्जन भर लोग जारा की तरफ देखने लगे। जारा की आवाज में हल्का सा गुस्सा था, मेरी जगह पर गंदगी मत फैलाओ। बाकी लोग एकदम ठंडे पड़ गए, जैसे किसी ने उन पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। आखिरकार ये रायचंद फैमिली की प्रॉपर्टी थी। यहाँ हंगामा करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। कुछ लोगों ने रिया की तरफ देखा, बिना कुछ बोले पूछा कि अब आगे क्या करना है। रिया की नजरें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। सुलेखा आगे आई और मुझसे बोली, कबीर, तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई रिया को परेशान कर रहा है? जल्दी से आकर उसकी मदद करो। अब सबकी नजरें एक झटके से मुझ पर आ टिकी, जारा की नजरें भी। चलो, क्या तुम सच में इतने लोगों के सामने ड्रामा करना चाहते हो? मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे मैंने सुलेखा की बात सुनी ही न हो। जारा ने अपने होंठ भींचे। क्या मेरी बात सच निकली? रिया अब अपना गुस्सा काबू नहीं रख पा रही थी। जब से कबीर हॉल में आया था, उसने रिया की तरफ एक नज़र भी नहीं देखी थी। पहले वो ऐसा नहीं करता था। पहले जब भी रिया वहां होती थी, कबीर की नज़रें सिर्फ उसी का पीछा करती थीं। उसे अचानक एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, जैसे कुछ ऐसा था जो उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। रिया ने दांत पीसते हुए कहा, कबीर, ड्रामा काफ़ी हो गया, इधर आओ। आज की बात मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसा रौब था जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। उसकी ये शाही आवाज़ सुनकर मैंने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। आज शाम ये पहली बार था जब मैंने उसकी तरफ देखा था। 2 सेकंड तक उसे देखने के बाद मैं अपनी सीट से उठा और रिया की तरफ चलने लगा। रिया की आंखों से गुस्सा गायब होने लगा और उसकी जगह एक जीत की मुस्कान ने ले ली। मुझे पता था कबीर ने ये सब सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने और जलाने के लिए किया है। बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैं उनके पास से गुजरा तो लोग अपने आप रास्ता देने लगे। नेहा एक पल के लिए रुकी, क्योंकि वो रिया को तो रोक सकती थी, लेकिन कबीर को रोकने का उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। उसने रिया को एक वाइट आई दी और मजबूरी में सिर हिलाते हुए रास्ता छोड़ दिया। इस लड़के की पसंद सच में बहुत घटिया है। जारा में क्या कमी है जो ये इस मल्होत्रा फैमिली की छोकरी के पास जा रहा है? जारा के गाल हल्के से फूल गए। उसने अपने होंठ भींच लिए और नजरें हटा लीं। उसने अपना पैर हल्के से जमीन पर पटका, ताकि उस गुस्से को काबू में रख सके जो उसे मुझे वापस खींच लेने का आ रहा था। मैं थोड़ी सी डांट लगाती हूँ तो मुंह फुला लेता है, और वो तुम पर चिल्लाती है तो तुम दुम हिलाते हुए उसके पास जा रहे हो। हम्फ, बड़ा बेवकूफ़ है। इतने सालों में मुझे इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी। बस आज कबीर की एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि मैं एक पल के लिए भटक गई थी, और मुझे सच में लगा कि शायद कबीर अब मुझे देखने लगा है। खैर, छोड़ो, चलो आखिरी बार इसकी मदद कर देती हूँ। जारा उदासी के साथ अपनी सीट से उठी। उसने मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा और बाहर की तरफ मुड़ने लगी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही पीछे से एक आवाज आई, कबीर! रिया ने हैरानी और गुस्से से मुड़कर देखा। तुमने क्या कहा? एक बार और कहो। 100 बार भी कहूं तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने मुड़कर एक बहुत ही बड़ी और चमकदार मुस्कान के साथ जारा से पूछा, क्या यही वो रिया है? मैंने उसे साफ साफ बोल दिया है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और उसे अपना ड्रामा बंद कर देना चाहिए। जारा, क्या ये ठीक है? जारा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या कबीर सच में अपना मेमोरी खो बैठा है? जब उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी आंखों में एक शरारत चमकी और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने दर्द का नाटक करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जारा, मेरे पैर में अचानक बहुत तेज क्रैम्प आ गया है। जल्दी से आओ, मुझे सहारा दो। पूरा हॉल इतना शांत था कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। जारा ने चुपचाप मुझे कुछ सेकंड तक देखा और फिर सबकी नजरों के सामने वो मेरी तरफ चली आई। वो मेरे सामने आकर रुकी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे मेरी बाह को अपने कंधे पर रखा और मुझे सहारा दिया। मैंने अपनी आंखों में तारे सजाकर उसे देखा और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। रिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए सिर उठाया और हम दोनों को घूरते हुए कहा, जारा, तुम कबीर को कहाँ ले जा रही हो? वो मेरा है। मुझे एक बहुत ही बुरा एहसास हो रहा था। अगर जारा कबीर को यहाँ से ले गई तो मैं उसे सच में हमेशा के लिए खो दूंगी। जारा ने बस अपना सिर हल्के से टेढ़ा किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की ठंडक अब जा चुकी थी, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और जीत वाली मुस्कान थी। अब से ये मेरा है। कबीर खुद चलकर मेरे पास आया है, तो चाहे इसकी याददाश्त गई हो या ये मेरा इस्तेमाल कर रहा हो, अब इसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जारा एकदम परियों जैसी लग रही थी। उसने मुझे, जो खुद चलकर उसके पास आया था, सहारा दिया और सीधे वहां से निकल गई। जारा मुझे फिर से हॉस्पिटल ले गई। इसका कोई और मतलब नहीं था। वो बस ये चेक करना चाहती थी कि कहीं कबीर का दिमाग सच में तो नहीं खराब हो गया। कार में बैठने के बाद मैं बार बार उसकी तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन ज़ारा हर बार अपनी ठंडी आवाज़ में कहती, चुपचाप सीट पर बैठो। मेरे चेहरे पर ऐंठन आ गई। क्या ज़ारा को मेरा यूं चिपकना पसंद नहीं है? आज की ज़ारा सच में बहुत रूठी हुई है, बदमाश कहीं की। ज़ारा सीट से टिक गई और हल्के से पूछा, क्या तुम पहले रिया के साथ भी ऐसे ही चिपकते थे? जैसे तुम्हारे शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं, बस लोगों पर गिरने को तैयार रहते हो। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम बार बार उसका नाम क्यों लाती हो? ज़ारा ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। वो अब और बात नहीं करना चाहती थी। क्या मुझे रिया का नाम लेना पसंद है? तुमने कितने सालों तक रिया को पसंद किया है? क्या तुम सच में भूल गए? हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ारा ने मेरा एक फुल बॉडी चेकअप करवाया, जिसमें साइकियाट्रिक टेस्ट भी शामिल था। मैं अंदर से चुपचाप सब सहता रहा। अगर ये चेकअप करवाने से ज़ारा के दिल को सुकून मिलता है तो करवा लो। बाकी टेस्ट तो ठीक थे, लेकिन जब साइकियाट्रिक डायग्नोसिस की बारी आई तो मुझे बहुत से सवालों के जवाब देने थे। डॉक्टर ने मुझसे जो भी पूछा, मैंने सबका जवाब नहीं पता में दिया। सिर्फ जब भी वो ज़ारा के बारे में पूछता, मेरी आंखें एकदम से चमक उठती थीं। पूरे टेस्ट के बाद डॉक्टर का मूड बहुत ही अजीब था। आखिर में उसने डायग्नोसिस रिपोर्ट पर सिर्फ 3 शब्द लिखे और उसे बाहर इंतजार कर रही ज़ारा को दे दिया। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने रिपोर्ट ज़ारा के हाथ में थमाई। टेंशन मत लो, दिमाग एकदम सही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बस ये एक छोटी सी प्यार में पागल वाली बीमारी है। मैं डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर आया। अरे, तो डॉक्टर और ज़ारा भी एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर ने मुड़कर मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर ज़ारा से बोला, मैं अभी बिजी हूँ, तुम लोग आराम से बातें करो। मैंने तुरंत शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डॉक्टर। जब वो अपने ऑफिस में वापस चली गईं, तब मैं ज़ारा के सामने जाकर खड़ा हुआ और बिल्कुल मासूमियत से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? ज़ारा ने रिपोर्ट को एक नज़र देखा। उसके चेहरे पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन थे और उसने वो पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही पढ़ लो। मैंने उसे लिया और मेरी नज़र सीधे सबसे नीचे लिखे डायग्नोसिस पर गई। शारीरिक और मानसिक रूप से कोई बीमारी नहीं। इमोशन सिर्फ प्यार के मामले में प्रभावित हैं। दिमाग सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसका क्या मतलब है? ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और हल्के से तंज कसा। हम्फ, इसका मतलब है कि तुम्हें लव साइकोसिस हो गया है। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और खुशनुमा मुस्कान आ गई। ये डॉक्टर सच में बहुत समझदार है। ज़ारा ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स के साथ रिपोर्ट को ऊपर से नीचे तक पढ़ा। शरीर से वाकई कुछ गलत नहीं था। अगर ये जानबूझकर मेरे करीब आने का नाटक कर रहा है, तो कबीर का मकसद आखिर है क्या? अगर ये रिया के लिए नहीं है, तो और क्या चीज़ है जो कबीर को मजबूर कर सकती है कि वो मुझसे, जिससे वो इतनी नफरत करता था, खुद चलकर इतनी बेताबी से मिले? और अगर ये नाटक नहीं कर रहा, तो क्या कोई इंसान सच में एक ही दिन में इतना बदल सकता है? ज़ारा से रहा नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर 2 बार हाथ फेरा। कोई गुमसुम नहीं है। उसने टेस्ट करने के अंदाज में पूछा, आज सुबह लिफ्ट में जाते वक्त क्या तुम्हारा सिर लिफ्ट के दरवाजे में आ गया था? मैंने उसे एकदम स्पीचलेस नज़रों से देखा। तुम अपना तंज थोड़ा और साफ तरीके से मार सकती हो। मैंने थोड़ी मजबूरी में उससे पूछा, तुम ये यकीन क्यों नहीं कर पा रही कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? ज़ारा ने अपना हाथ वापस खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम यकीन करते? ये बात भी सही थी। मैंने भी पिछले जन्म में यकीन नहीं किया था कि ज़ारा मुझसे सच में प्यार करती है, जब तक कि वो आग नहीं लग गई। मैंने एकदम सीरियस होकर कहा, असल में मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। ये नहीं कि आज अचानक से मेरा दिल धड़का है। बहुत पहले से? ज़ारा की पलकें झपकीं। वो थोड़ी कंफ्यूज थीं। हाँ, हमेशा से। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, बस पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। तुम इतनी परफेक्ट हो और तुम हमेशा मुझसे थोड़ी दूर ही रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। ज़ारा की भौहें खिंच गईं। वो नाराज़ भी थीं और हंसी भी आ रही थी। कबीर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साफ साफ तुम ही हो जो हमेशा मुझसे बर्फ की तरह ठंडे रहे हो। मैंने तुर सफाई देनी शुरू की। वो तो मैं प्यार पाने में नाकाम रहा, इसलिए प्यार नफरत में बदल गया था। ज़ारा ने अपने दांत और जोर से भींच लिए। मीठी मीठी बातें नहीं चलेंगी, टॉपिक मत बदलो। मेरे चेहरे पर ऐंठन आ गई। क्या तुम मुझे एक बार भी सही साबित नहीं होने दोगी? मैं सच में बहुत सीरियस होकर तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ यार। ज़ारा कुछ पल के लिए चुप रही। उसने अपने अंदर के गुस्से और कन्फ्यूज़न को दबाया और मुड़कर वहां से चलने लगी। मैं उसकी पीठ देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि उसके रुकने का कोई प्लान नहीं है, तो मैंने उसे आवाज़ दी, ज़ारा। ज़ारा वहीं रुक गई और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और अपनी आवाज़ को बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया, ज़ारा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ज़ारा को तुरंत समझ आ गया कि मैं फिर से अपना सस्ता नाटक कर रहा हूँ। उसने हल्के से हंफ किया,
तो वहीं खड़े रहो, तुम्हारी मर्जी, आना है तो आओ वरना मत आओ। ये कहकर वो फिर से मुड़ गई और चलने लगी। मैं बस वहीं खड़ा रहा, न हिला और न ही कुछ बोला। ज़ारा लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच ही वाली थी कि उसने अपनी आंखें बंद कीं और बिना एक सेकंड सोचे वो यू टर्न लेकर वापस मेरे पास आई। उसने दांत पीसते हुए मेरे कान के पास आकर कहा, कबीर, पक्का मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज खाया है। मैंने एक शैतानी मुस्कान दी, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसके गाल को हल्के से चूमते हुए धीरे से कहा, नहीं, कर्ज मैंने तुम्हारा खाया है। ज़ारा के अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने हल्के से हम्फ किया। मैंने बहुत ही सीरियस होकर उसे जवाब दिया, नॉर्मली जो कर्जदार होते हैं उनसे कर्ज वसूलना बहुत मुश्किल होता है। कर्ज जितना बड़ा होता है उसे वापस पाना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए कर्ज देने वाले को कर्जदार को बहुत प्यार से साथ रहकर संभालना पड़ता है, तब जाकर कर्ज धीरे धीरे वापस मिलता है। तुम्हारे ये उल्टे सीधे लॉजिक भी कमाल के हैं। मैं फिर से उसके कान के करीब झुका और धीरे से बोला, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज खाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी ताकि मेरे पास पूरी जिंदगी का टाइम हो और मैं अपनी ज़ारा का कर्ज धीरे धीरे चुका सकूं। ठीक है? पूरी जिंदगी। हम दोनों लिफ्ट के अंदर घुसे। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। कबीर, क्या तुम्हें पता है कि पूरी जिंदगी का क्या मतलब होता है? जाहिर है पता है। मैंने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, पूरी जिंदगी का मतलब है कभी साथ न छोड़ना और बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ थामे रहना। अभी के टाइम पर मैं और ज़ारा एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। वो ऊपर वाले फ्लोर पर और मैं उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर। जब मुझे कपूर हाउस से निकाला गया था तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब रोहन ने मेरे लिए ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये पूरी बिल्डिंग असल में ज़ारा की ही है और उसने चुपके से रोहन को ये जगह बहुत ही कम दाम में किराए पर दिलवाई थी। ज़ारा मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। क्या मैं सच में तुम्हारे घर नहीं रह सकता? ज़ारा ने मुझे सिर्फ एक ऐसी नज़र से देखा जिसका मतलब था अपनी मर्यादा में रहो। मैंने ओह कहा और बार बार पीछे मुड़ते हुए एक एक कदम अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। ज़ारा लिफ्ट के पास खड़ी होकर मुझे एकदम घिन वाली नज़रों से देख रही थी। मैंने बड़े ही प्यार से अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि मेरा दरवाज़ा बंद हो गया है, ज़ारा के चेहरे का वो घिन वाला एक्सप्रेशन तुरंत एक बहुत ही बड़ी और खुशी भरी मुस्कान में बदल गया। उसके होंठ ऊपर उठे, फिर उसने उन्हें दबाने की कोशिश की। आज की रात सच में बहुत थ्रिलिंग थी। इतने सारे इमोशंस एक साथ। अभी भी हॉस्पिटल की लिफ्ट में कबीर ने जो कभी साथ न छोड़ने वाली बात कही थी वो मेरे कानों में गूंज रही है। लेकिन ये सब इतना अनरियल लग रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? उसे नहीं पता था कि मेरे इन छोटे छोटे एक्शंस और बातों ने उसके अंदर दबे हुए सालों के प्यार को एक झटके में बाहर निकाल दिया था। भगवान जानता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी ताकि मैं कबीर को अपने घर ले जाने के टेम्पटेशन को रोक सकूं। ज़ारा ने आखिरी बार मेरे बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने फ्लोर पर चली गईं। जैसे ही वो नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, अचानक उसके हाथ के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द की लहर दौड़ी। वो चीख पड़ी और उसने अपना हाथ उठाकर देखा। स्किन पर कोई निशान नहीं था, लेकिन दर्द अभी भी वैसा ही था। ज़ारा ने नल बंद किया और बाथरूम से बाहर आ गई। वो सोफे पर बैठ गई और अपने हाथ को घूरने लगी। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। ज़ारा ने सोफे पर आंखें बंद कर लीं। तभी डोरबेल बजी। उसने आंखें खोलीं और वीडियो डोरबेल की स्क्रीन पर मेरा वो शैतानी चेहरा देखा। ज़ारा ने मजबूरी में एक गहरी सांस ली। कबीर, क्या तुम मुझे 2 मिनट भी चैन से नहीं रहने दोगे? फिर वो खुद ही हल्के से हंसी। खैर, क्या मैं भी अंदर से उसके आने का इंतजार नहीं कर रही थी? ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और मजबूरी भरे लहजे में कहा, कबीर, क्या तुम्हें पता है अभी कितने बज रहे हैं? उसने देखा कि मैं अभी भी वही कपड़े पहने हुए था जो पहले थे। पता नहीं इतनी देर से ये नीचे जाकर क्या करता रहा। मैं दरवाजे पर खड़ा था और बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ारा, मेरे हाथ पर स्नोबॉल ने पंजा मार दिया है। मेरे हाथ पर खरोंच का निशान साफ दिख रहा था। ज़ारा की नज़रें मेरे घाव पर टिक गईं और उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। क्या ये वही जगह नहीं है जहां मुझे अभी दर्द हो रहा था? इतना इत्तेफाक? वो होश में आई और पूछा, इसका इलाज किया? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कैसे करना है। ज़ारा ने भौहें सिकोड़ लीं। तुमने खुद अपनी बिल्ली पाली है और तुम्हें घाव साफ करना नहीं पता? बिल्कुल सही। स्नोबॉल मेरी पालतू बिल्ली थी। मैंने उसे 4 साल से पाला था। जब मैं कपूर हाउस से निकला था तो मैं सिर्फ उसे अपने साथ लाया था। मैंने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन मुझे पहले कभी बिल्ली ने पंजा नहीं मारा था, तो मुझे नहीं पता। ये नॉर्मल बात है ना? ज़ारा के पास मेरे इस लॉजिक से बहस करने का टाइम नहीं था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपने अंदर खींच लिया। मेरी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। ज़ारा अचानक मुड़ी। मैंने तुरंत अपनी आंखें झपकाईं और फिर से वैसा ही बेचारा चेहरा बना लिया।
क्या हुआ? तुम्हारी एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी है। ज़ारा ने मुझे रसोई में खींचा, नल चालू किया और मेरा हाथ पानी के नीचे रख दिया ताकि घाव साफ हो सके। पानी की ठंडक से मुझे हल्का सा दर्द हुआ और मैं सिहर उठा। ज़ारा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी एक पल के लिए कांप गई। उसे एक अजीब सा बुरा एहसास हुआ, क्योंकि ठीक उसी पल उसके अपने हाथ के पिछले हिस्से में भी हल्का सा दर्द महसूस हुआ था। उसने मेरे घाव को गौर से देखा। घाव बहुत गहरा नहीं था, बस स्किन छिल गई थी और खून की एक बहुत ही पतली सी बूंद निकल रही थी। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और उन अजीबोगरीब ख्यालों को दिमाग से झटक दिया। मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। मैं उसे लगातार घूर रहा था, जिससे वो असहज हो गई और उसने अपने कपड़े ठीक किए। मैंने हल्के से उसकी तरफ देखा। कंजूस कहीं की। ज़ारा कुछ देर चुप रही, फिर उसने क्यूरियोसिटी से मुझसे कुछ पूछा। मैं बड़बड़ाता रहा। ज़ारा थोड़ी स्पीचलेस हो गई। मैं फिर बोलता रहा और मैंने उसे बहुत ही सीरियस नज़रों से देखा। शायद स्नोबॉल ने कुछ देख लिया है, तभी वो पागलों जैसी बिहेव कर रही है। ज़ारा, मुझे अब नीचे अपने घर जाने में डर लग रहा है। सच में, वो आजकल बहुत खूंखार हो गई है। जैसे ही वो मुझे देखती है, झपटने लगती है। मुझे सच में थोड़ा डर लग रहा है कि शायद स्नोबॉल को पता चल गया है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। ज़ारा चुपचाप मेरी ये मनगढ़ंत कहानी सुनती रही। तो मैंने बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। तो क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ पनाह ले सकता हूँ? ज़ारा हैरान थी। कबीर, मुझे आज पहली बार पता चला कि तुम्हारी स्किन इतनी मोटी है। मैंने अपना हाथ सीने पर रखकर कसम खाई। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ नीचे चलकर खुद देख लो। ज़ारा ने मुझे कुछ सेकंड तक देखा और अचानक उसे उस अजीब से दर्द का ख्याल आया। उसने सिर हिलाया। ठीक है, ये कहकर वो लिविंग रूम की तरफ मुड़ी। काफ़ी साफ हो गया है। पहले अपना हाथ पोंछ लो, मैं दवा लगा देती हूँ। वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, मेरा हाथ पकड़ा और कॉटन बड पर दवाई लगाकर मेरे घाव पर लगाने लगी। जैसे ही दवाई लगी, मुझे हल्की सी जलन हुई। ज़ारा के हाथ में जो कॉटन बड था, वो हल्के से टाइट हो गया। उसे मेरे दर्द का जो एहसास हो रहा था, वो अब और भी साफ होने लगा था। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। दर्द हो रहा है? मैंने सिर हिलाया। सिर्फ थोड़ा सा। ज़ारा को पता था कि सिर्फ थोड़ा सा दर्द है। उसने एक गहरी सांस ली और कॉटन बड को कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। जब हम नीचे मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचे, तो दरवाज़ा खुलते ही मैं तुरंत ज़ारा के पीछे छुप गया। ज़ारा ने मजबूरी में मुड़कर मुझे देखा। ये तुम्हारा घर है, तुम छुप क्यों रहे हो? मेरी नज़रें बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीं। वो सच में बहुत खूंखार है। थोड़ी देर पहले जब मैं घर आया था, तो स्नोबॉल सोफे पर सो रही थी, पूरा का पूरा फूला हुआ गोल मटोल बंडल। मैं उसके पास बैठा उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे पिछले जन्म के बाद से नहीं देखा था। उस भयानक आग में स्नोबॉल बच नहीं पाई थी। अचानक वो जाग गई। पहले उसने अपना सिर मेरी हथेली पर रगड़ा, लेकिन जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी, उसकी गोल आंखें अचानक फटीं और एक ही सेकंड में उसके बाल खड़े हो गए और वो गुस्से में फुफकारने लगी। इससे पहले कि मैं अपना हाथ हटा पाता, उसने मुझे पंजा मार दिया। मैं घबराकर पीछे हटा तो स्नोबॉल ने अपनी पीठ को ऊपर उठाया और बहुत ही खूंखार नज़रों से मुझे घूरने लगी। जैसे ही वो मुझ पर झपटने वाली थी, मैं बिना सोचे समझे ऊपर भागा और सीधे ज़ारा के घर में घुस गया। अभी दरवाज़ा खुला था और घर की लाइटें जल रही थीं। ज़ारा को लगा कि मैं शायद झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो मुझसे आगे निकलकर लिविंग रूम में गई। जैसे ही वो अंदर घुसी, उसने फर्श पर उस लंबे बालों वाली बिल्ली को देखा। वो फर्श पर गोल गोल घूमकर खेल रही थी। ज़ारा ने मुड़कर मुझे हैरानी से देखा। यही है तुम्हारी खूंखार बिल्ली? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि स्नोबॉल ने आवाज़ सुनकर हमारी तरफ देखा। जो बिल्ली अभी तक मज़े से खेल रही थी, उसके बाल फिर से खड़े हो गए। उसने अपनी पीठ ऊपर की और दांत दिखाते हुए मेरी तरफ झपटने ही वाली थी। मैंने बिना सोचे ज़ारा का हाथ पकड़ लिया और खुद को उसके सामने खड़ा कर लिया। मैंने मजबूरी में कहा, देखो, मैंने कहा था ना, ऐसी ही है। स्नोबॉल झपटने ही वाली थी कि ज़ारा ने मुझे खींचकर बचा लिया। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में डांट लगाई, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। कल मैं किसी को बुलाकर इसे हॉस्पिटल दिखाऊंगी। लेकिन ठीक उसी पल स्नोबॉल की नज़रें ज़ारा पर पड़ीं। एक पल के लिए वो बिल्कुल जम गई और फिर उसकी आंखों का वो खूंखारपन अचानक गायब हो गया। उसके खड़े हुए बाल भी एक पल में बिल्कुल नरम पड़ गए। वो किसी ऐसे इंसान को देख रही थी जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। वो ज़ारा के पैरों से जाकर रगड़ खाने लगी और बहुत ही प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लगी, बिल्कुल किसी नखरेबाज बच्चे की तरह। ज़ारा को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल मेरे जैसा लगा। वो हल्के से हंसी और उसकी आवाज़ भी बहुत सॉफ्ट हो गई। मुझे तो ये तुमसे ज़्यादा आज्ञाकारी लग रही है। मेरे माथे पर काली लकीरें खिंच गईं और मैंने शिकायत की, ये धोखेबाज बिल्ली, मैंने इसे इतने लाड प्यार से पाला और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। ज़ारा के होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, अब मेरा हाथ छोड़ो।
मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा हुआ था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़ारा ने मुड़कर मुझे देखा। मैं उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका और हल्के से उसके गाल को चूम लिया, फिर तुरंत पीछे हट गया। ज़ारा के दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हुई। बेवकूफ़ कबीर, फिर से चोरी से किस कर लिया। ज़ारा ने झुककर फर्श से उस बिल्ली को उठाया जो उसके पैरों से रगड़ खा रही थी, और सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में रख लिया। उसने अपनी उंगलियों से स्नोबॉल के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे गौर से चेक किया कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं। स्नोबॉल उसकी गोद में बहुत ही शांत थी और चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी। मैं एक तरफ खड़ा होकर इस शांत हुई बिल्ली को देख रहा था, तो मैं पास जाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने 3 कदम बढ़ाए, स्नोबॉल ने अचानक अपना सिर उठाया और मुझे दांत दिखाए। मैं एकदम जम गया। ज़ारा ने भौहें, सिकोड़ी और हल्के से स्नोबॉल के सिर पर एक चपत लगाई। किस पर गुस्सा दिखा रही हो? स्नोबॉल ने फिर से एक म्याऊं की आवाज़ निकाली और हार मानकर वापस लेट गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मुझे घूर रही थीं और बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रही थीं। ज़ारा ने अपनी आंखें उठाकर दूर खड़े मेरी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। ज़ारा की उंगलियां हल्के से मुड़ीं। मैंने चेक कर लिया है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उदास होकर कहा। तो फिर ये मेरे साथ इतनी खूंखार क्यों है, जैसे ये मुझे अपना मालिक मानती ही नहीं है। ज़ारा की नज़रें नीचे झुक गईं। शायद प्रॉब्लम बिल्ली में नहीं, बल्कि मेरे सामने खड़े इस इंसान में है। ज़ारा कोई अंधविश्वासी इंसान नहीं थी, लेकिन उसने ये सुन रखा था कि बिल्लियां बहुत ही सेंसिटिव जानवर होती हैं। कबीर ने ऐसा क्या किया जिससे ये इतनी बेचैन है? या फिर क्या ये सच में वो कबीर है जिसे मैं जानती हूँ? इस ख्याल से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ज़ारा ने अपनी गोद से बिल्ली को नीचे उतार दिया और हल्के से उसके हिप पर थपकी दी, ताकि वो कहीं और जाकर खेले। लेकिन स्नोबॉल नहीं गई। वो वापस उछलकर सोफे पर आ गई और ज़ारा के बिल्कुल पास चिपक कर बैठ गई। ज़ारा ने उसे इग्नोर किया और अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। कबीर, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इधर आओ। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया और उसके इशारे पर उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गया। ज़ारा का शरीर हल्के से मेरी तरफ झुक गया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर लीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। ज़ारा, ये पहली बार है जब उसने खुद से मेरे इतने करीब आने की पहल की है। उसकी उंगली ने हल्के से मेरी ठुड्डी को छुआ। मेरी तरफ देखो। ज़ारा की आवाज़ में हल्की सी शर्मिंदगी थी। हिलना मत, मुझे देखने दो। हम दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि हम एक दूसरे की आंखों की पुतलियों में अपना अक्स साफ देख सकते थे। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या देख रही हो? ज़ारा के छोटे छोटे हाथों ने हल्के से मेरे चेहरे को छुआ। वो मेरी साफ और चमकती हुई आंखों को देख रही थी, जिनमें सिर्फ उसी का चेहरा दिख रहा था। इस पल उसे पक्का यकीन हो गया कि उसके बगल में बैठा ये इंसान वाकई उसका कबीर ही है। वो थोड़ा शर्माते हुए मुझे देख रही थी। कबीर, अब यहाँ कोई और नहीं है। मैं उसकी बात का छुपा हुआ मतलब नहीं समझ पाया। फिर ज़ारा धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो गई थी। क्या तुम अभी भी मुझे किस करना चाहते हो? उसकी सांसों में एक मीठी सी महक थी, और जब वो बोल रही थी तो उसके होंठ मेरे होंठों से लगभग छू ही रहे थे। मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो फिक्र और सीरियसनेस देख ली थी। ये नज़रें मेरे लिए बहुत जानी पहचानी थीं। पिछले जन्म में भी वो मुझे ऐसे ही देखा करती थी। उस दिन के बाद हमारी कुछ वीडियोस लीक हो गई थीं, और जब पूरी दुनिया ये अनुमान लगा रही थी कि मेरा और ज़ारा का क्या रिश्ता है, तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि ज़ारा की सगाई दिल्ली के सिंघानिया फैमिली के दूसरे बेटे समर सिंघानिया से होने वाली है। दोनों फैमिलियों ने नए साल से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था। समर सिंघानिया ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें उसने इशारों इशारों में लिखा था, बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। सब समझ गए थे कि वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। एक पल के लिए पब्लिक की नज़रों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। भले ही वो हॉट सर्च तुरंत हटा दिया गया था और समर ने झूठी माफ़ी मांग ली थी, और ज़ारा ने खुद एक पोस्ट डालकर क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो मुझे खुद प्रपोज कर रही है और समर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस वक्त किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया था। मैं पब्लिक की नफरत और प्रेशर से घिर चुका था। यहाँ तक कि कपूर फैमिली के मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। और रिया की तो बात ही छोड़ दो। वो मुझे जिस नज़र से देखती थी उसमें सिर्फ नफरत और दूरी थी। उस टाइम मैं बहुत तकलीफ में था और मेरे उस दर्द को निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं वो सारा गुस्सा ज़ारा पर निकालता था, और उस वक्त वो मुझे बिल्कुल ऐसी ही नज़रों से देखा करती थी। लेकिन उस वक्त के मैंने उसकी इस फिक्र को उसकी नफरत समझ लिया था। बहुत समय बाद मुझे समझ आया था कि उसकी आंखों में छुपी वो शिद्दत और प्यार सालों से दबा हुआ इश्क था। वो मुझसे बहुत बहुत लंबे समय से प्यार करती थी। ज़ारा ने जब मुझे अचानक खोया हुआ देखा तो उसने हल्के से अपने होंठ भींचे और पूछा, क्या तुम अब मुझे किस नहीं करना चाहते? मैं अचानक होश में आया और बिना सोचे समझे दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। नहीं, तो क्या हम किस करें?
उसकी आवाज़ में अनजाने में ही शर्मिंदगी आ गई थी। मैं खुद आगे बढ़कर उसे किस करने वाला था। उसकी इस बात से मेरे कान गर्म हो गए, लेकिन ठीक उसी पल मेरे दिमाग में पिछले जन्म की बातें आ गईं और मुझे लगा कि इस मामले को अभी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से पीछे किया। जब उसने थोड़ी नाराज़गी से मेरी तरफ देखा तो मैंने सीधे और साफ लहजे में पूछा, क्या तुम्हारी सगाई समर सिंघानिया से होने वाली है? ज़ारा हैरान रह गई। समर सिंघानिया कौन है? मैंने मजबूरी में अपना माथा पीटा। असल में वो मुझे पहले भी ये बात बता चुकी थी कि उसका समर से कोई रिश्ता नहीं है। पहले घर वालों ने उन दोनों की मुलाकात करवाई थी, लेकिन उसने तभी साफ मना कर दिया था। बस बात ये थी कि आज मैं और ज़ारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और लोग हमारे रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे थे। भले ही इस बार मेरे साथ कोई साजिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले जन्म के हिसाब से कल समर और ज़ारा की सगाई की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली थी और समर फिर से कोई जहरीली पोस्ट डालने वाला था। इसलिए इस बार मुझे इस मामले को पहले ही सुलझाना था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था कि अफवाहें फैलें और फिर मैं सफाई दूं। आजकल के लोग घटना घटने के बाद दी गई सफाई पर यकीन नहीं करते। मैंने उसे याद दिलाया, सिंघानिया फैमिली का दूसरा बेटा समर, जो साल की शुरुआत में विदेश से वापस आया था। क्या तुमने उसके साथ ब्लाइंड डेट नहीं की थी? और तुम कह रही हो कि तुम उसे जानती भी नहीं? जब ज़ारा ने समर के साथ वो ब्लाइंड डेट की थी तो इत्तेफाक से मैं भी वहाँ था। उस दिन जब मैं और समर रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम से बाहर निकले थे तो मैंने दूर से खड़ी ज़ारा को एक घूरने वाली नज़र से देखा था और मन ही मन सोचा था, ये औरत हर जगह कैसे आ जाती है, और वो भी किसी हैंडसम लड़के के साथ। सच में बहुत इरिटेटिंग है। अब मुझे जाकर एहसास हुआ कि मैं तब जल रहा था और असल में वो एक ब्लाइंड डेट थी और अब ये कह रही है कि वो उसे जानती ही नहीं। मैं तुरंत उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। ज़ारा ने बहुत ही प्यार से कहा, कबीर शांत हो जाओ। और फिर अचानक उसे याद आया, ओह तुम समर की बात कर रहे हो? समर, हम्फ, तुम तो उसे बहुत प्यार से समर बुला रही हो और मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाती हो, है ना? ज़ारा ने मजबूरी में कहा, सब उसे समर ही बुलाते हैं और मुझे उसका असली नाम पता ही नहीं है, तो मैं और क्या बुलाऊं? समर बचपन से विदेश में था। वापस आए उसे कुछ ही महीने हुए हैं। वो दिल्ली के इन अमीरजादों के सर्कल में ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। मैं समर से सिर्फ एक बार मिली हूँ और सच में मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। बस इतना पता है कि सब उसे समर बुलाते हैं। बात करते वक्त ज़ारा ने अपना छोटा सा चेहरा मेरे सीने पर रगड़ा। उसकी आवाज़ में हंसी थी। और वैसे भी अगर मैं उसे समर बुलाती हूँ तो उसे इंटीमेट माना जाएगा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे से तुम्हें मिस्टर कपूर बुलाया करूँ? मैं उसकी इस दलील के आगे बेजुबान हो गया। मिस्टर कपूर वाकई अच्छा नहीं लगता। खैर, इस टॉपिक को छोड़ो। मैंने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, तो उस दिन ब्लाइंड डेट पर तुमने उससे क्या कहा था? ज़ारा ने अपने होंठ फुलाए। सिर्फ एक बार मिलना ही ब्लाइंड डेट होता है क्या? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी दादी ने सच में मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था, लेकिन रेस्टोरेंट जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने सीधे मना कर दिया। ये बात बिल्कुल वैसी ही थी जो उसने पिछले जन्म में मुझे बताई थी। मैंने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। तो तुम्हारे घर वाले? उन्होंने कुछ नहीं कहा? जाहिर है, वो मेरी मर्जी की इज्जत करते हैं। रायचंद फैमिली को वैसे भी किसी पॉलिटिकल मैरिज की ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरी खुशी को पहली प्राथमिकता देते हैं। और वैसे भी ये मामला दादी ने सेटअप किया था। दादी और समर की दादी बचपन की सहेलियां थीं। भले ही बाद में उनके रिश्ते थोड़े दूर हो गए थे, लेकिन जब समर की दादी ने खुद इस रिश्ते की बात छेड़ी तो दादी ने उनकी इज्जत रखते हुए मुझे सिर्फ एक बार मिलने भेजा था। इसे बिल्कुल भी पॉलिटिकल अलायंस नहीं कहा जा सकता। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये था कि उन दोनों के बीच सच में कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। बस अब समर की उस पोस्ट को रोकना था। लेकिन वो कैसे हो? ज़ारा ने मुझे हल्के से कंफ्यूज नज़रों से देखा। मुझे क्यों लग रहा है कि कबीर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। पहले ही मुझे यकीन हो गया है कि ये कबीर ही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुड़कर अपने पास बैठी स्नोबॉल को देखा, जो अभी भी मुझे अनफ्रेंडली नज़रों से घूर रही थी। ज़ारा ने होंठ फुलाकर मेरी तरफ देखा। ये तो बहुत पुरानी बात है। उस दिन तुमने मुझे घूरा था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चला? तो अब अचानक से तुम्हें ये बात क्यों याद आ गई? उसके छोटे से चेहरे पर नाराज़गी साफ थी। क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतना कमज़ोर बहाना ढूंढ रहे हो? कबीर, क्या अब तुम्हारा नाटक ख़त्म हो गया है? मैंने उसे देखा और अपनी आवाज़ को बहुत ही सॉफ्ट कर लिया। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मुझे साबित करके दिखाओ। ज़ारा मेरे करीब आई। कबीर, थोड़ा और करीब आओ। अगर कबीर मुझे किस नहीं करना चाहता तो मैं उसे किस कर लेती हूँ। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। वैसे भी ये खुद मेरे करीब आया है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि ज़ारा धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी नाक मेरे गाल से लगभग छू ही गई थी। मेरा दिल तेज धड़क उठा।
मुझे लगा कि उसका आज का ये प्यार पिछले जन्म की उसकी उस रौबदार पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। पिछले जन्म में हमारे बीच कभी इतना प्यार भरा और सॉफ्ट पल नहीं आया था। जो स्नोबॉल ज़ारा के पास आराम से बैठी थी, वो अचानक से फिर से बेचैन हो गई। वो ज़ारा की गोद में अपना सिर रगड़ने लगी और अचानक फिर से खूंखार हो गई। ज़ारा ने नाराज़गी से हल्की सी डांट लगाई। स्नोबॉल! बिल्ली ने एक दर्द भरी म्याऊं की आवाज़ निकाली, बिल्कुल किसी रोते हुए बच्चे की तरह। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने उससे कहा, ज़ारा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। ज़ारा ने मेरी बेचैनी को भांप लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने के लिए उठी। बिल्ली ने जब देखा कि हम जा रहे हैं, तो वो भी फुर्ती से नीचे कूदी और हमारे पीछे आने लगी। लेकिन ज़ारा ने उसे एक ऐसी नज़र से देखा कि वो रुक गई। उसने एक म्याऊं की और ज़मीन पर लेट गई और बहुत ही मायूस नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। ये सच में मेरी पालतू बिल्ली थी और उसकी ये मायूस नज़रें बिल्कुल मेरी नज़रों जैसी थीं। ज़ारा ने उसे इग्नोर किया और मुझे लेकर वापस ऊपर अपने फ्लोर पर आ गई। मैं अभी भी उसके कान में बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा था ना, वो बहुत खूंखार है। ज़ारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो अब क्या करें? इसे पालना बंद कर दें? ये कहते कहते वो किचन की तरफ मुड़ी। मैंने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। स्नोबॉल को मैंने पूरे 4 साल पाला है। ये मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट में दी थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये किसने दी थी। दरवाजे पर सिर्फ एक कार्ड रखा था। मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था। उस वक्त मेरे दोस्तों ने उस गिफ्ट देने वाले का मजाक उड़ाया था कि किसी ने इतना कॉमन सा जानवर गिफ्ट कर दिया। वो सब भूल गए थे कि मुझे बचपन से ही बिल्लियां बहुत पसंद थीं। मेरी पहली बिल्ली को जब यश कपूर हाउस में आया था, तो उसे एलर्जी होने की वजह से घर से बाहर कर दिया गया था। अब मुझे पता था कि स्नोबॉल मुझे ज़ारा ने ही गिफ्ट की थी। मैं उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। बस मौजूदा हालात में शायद उसे पालना सच में सही नहीं था। मैंने किचन में पानी डालती हुई ज़ारा की पीठ को देखा और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं अब से तुम्हारे यहाँ रहने लगता हूँ और रोहन को नीचे मेरे फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं। वो मेरी स्नोबॉल को पाल लेगा और जब स्नोबॉल मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तब मैं वापस नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा। ज़ारा पानी का गिलास लेकर मुड़ी और मुझे एक तुम भी न वाली नज़र से देखा। तो तुम सीधे बिल्ली को रोहन के घर क्यों नहीं भेज देते? मैंने बिल्कुल सीरियस होकर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। स्नोबॉल जगहों को पहचानती है। अगर वो जगह बदलेगी तो वो ठीक से खाएगी पिएगी नहीं और बीमार पड़ जाएगी। ज़ारा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मेरे हाथ में पानी का गिलास थमाया। तो इसका मतलब तुम जगहों को नहीं पहचानते? मैंने पानी का गिलास लेकर एक सिप लिया। मैं जगहों को नहीं पहचानता, मैं सिर्फ इंसानों को पहचानता हूँ। मैं बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, जहाँ तुम होवोगी मैं वहाँ बहुत अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा और एकदम आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। ज़ारा की आवाज़ बहुत ही मीठी और प्यारी थी। कबीर। मैंने उसकी आंखों में देखा। ज़ारा के सफ़ेद और नाजुक हाथों ने मेरे कान को पकड़ा और हल्के से खींचा। तुम बिल्कुल किसी और इंसान जैसे लग रहे हो। उसकी ये बात भले ही मजाक में कही गई थी, लेकिन मेरी नज़रें अचानक एक पल के लिए घबरा गईं और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास हल्के से कांप गया। मैंने खुद को ज़बरदस्ती शांत किया। क्या? तुम्हारा इमेजिनेशन सच में बहुत हाई है। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम्हारे यहाँ ही रहना है। अगर तुमने मुझे धक्के मारकर निकाला तो मैं तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर ही सो जाऊंगा। ये कहकर मैं मुड़कर लिविंग रूम की तरफ जाने लगा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी घबराहट को भांप न ले। अगर उसे पता चल गया कि मैं पहले वाला कबीर नहीं हूँ, तो कहीं वो भी स्नोबॉल की तरह मुझसे दूरी तो नहीं बना लेगी। लेकिन मेरे मुड़ते ही उसने मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे रोक लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपना माथा मेरे माथे से लगा दिया। किसी को नहीं पता था, ये वो पल था जिसके बारे में ज़ारा ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले कबीर हमेशा उससे दूर भागता था। उसकी आंखों में सिर्फ रिया होती थी। जब भी मैं कबीर को रिया के पीछे पीछे खुश घूमते हुए देखती, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं उससे पूछूं, आखिर रिया में ऐसा क्या है? मैं उससे किसी भी मामले में कम नहीं हूं। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? असल में मैंने पूछा भी था। एक बार जब रिया ने उसे फिर से धक्का देकर दूर किया था, तो मैंने मजाक में उससे पूछा था, आखिर रिया में ऐसा क्या है? मुझे क्यों नहीं पसंद कर लेते? मैं किसी भी मामले में उससे कम नहीं हूं। लेकिन उसने जवाब दिया था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इन सालों में ज़ारा ने अक्सर सोचा था, अगर कबीर अपनी उस प्यार की एक छोटी सी बूंद भी मुझे दे देता, तो भी मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती। और आज जैसे कोई सपना सच हो गया था। कबीर मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, कि वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, कि वो खुद मेरे करीब आना चाहता है। लेकिन अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई। किसी ने दरवाज़ा खोला था। बिना शक्ल देखे ही आवाज़ आ गई, ज़ारा, इतनी रात को क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे रेबीज़ का इंजेक्शन लगाने?
आवाज़ अचानक रुक गई और फिर एक ओह की आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ आई, मैंने तुरंत ज़ारा को अपनी बाहों में उठाया और किचन के अंदर घुस गया। नेहा एंट्रेंस पर खड़ी थी और उसने अभी-अभी 2 ज़िंदा इंसानों को अपनी आँखों के सामने से गायब होते देखा था। उसने बहुत साफ देखा था कि ज़ारा अभी क्या कर रही थी। ओह! तो ये वो वाली चिपकने वाली मीटिंग नहीं थी। वाह! वाह! सोचा नहीं था कि ज़ारा का लाइव गॉसिप खाने को मिलेगा। तभी ज़ारा किचन से बाहर आई और नेहा को एक वाइट आई दी। नेहा शरारत भरी मुस्कान के साथ हंसी। मैंने कुछ नहीं देखा है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ थी ही नहीं। ये कहकर वो खुशी खुशी मुड़ी और चली गई और जाते जाते दरवाज़ा भी बहुत ही प्यार से बंद कर गई। नेहा ने दरवाजे से पीठ टिकाकर एक गहरी सांस ली। बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था। लिफ्ट की आवाज़ आई और हाथ में मेडिकल किट लिए डॉक्टर प्रिया बाहर निकली। उसने नेहा को वहाँ खड़ा देखा और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? ये कहते हुए उसने नेहा के पीछे बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या ज़ारा के घर सच में कोई कुत्ता है? नेहा ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाते हुए एक बहुत ही गहरे मतलब वाली मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ कुत्ता ही नहीं, बिल्ली भी है और अभी अंदर दोनों में बहुत जोर की लड़ाई चल रही है। टेंशन मत लो, जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तब हम अंदर चलेंगे। डॉक्टर प्रिया की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। कमरे के अंदर मैं किचन से बाहर निकला। क्या अब भी कंटिन्यू करना है? मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस था। तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकती हो। ज़ारा की आंखें हंसी से मुड़ गईं। अब शर्मा रहे हो? जब इतने सारे लोगों के सामने कर रहे थे तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई। वो कैसे एक जैसा हो सकता है? तब तो मैंने सबके सामने ऑफिशियली किया था, लेकिन अब हम दोनों अकेले घर में हैं और किसी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ज़ारा सच में मेरी इस सोच को नहीं समझ पाई। उसे बस हंसी आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हल्के से झुलाते हुए कहा, तो क्या अब हम जो कर रहे हैं वो ऑफिशियली नहीं है? क्या हम चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं? मैंने बहुत ही सीरियस होकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि हम सच में चोरी छुपे ही कर रहे हैं। ज़ारा मेरी इस बात पर हंस पड़ी। तो कबीर, तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहते? बात करते वक्त उसकी आंखों की चमक हल्की सी फीकी पड़ गई। आखिरकार कबीर ने अभी भी हमारे रिश्ते को पब्लिक करने का प्लान नहीं बनाया है। ये अभी भी मेरे साथ नाटक ही कर रहा है। लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं, तुम। क्योंकि जब भी मैं सबके सामने उसे प्यार से छूना चाहता हूँ, वो हमेशा अपना रौब दिखाकर मुझे दूर धकेल देती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वो खुद बहुत आगे बढ़ती है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक नहीं करना चाहती? मैंने अपना सिर टेढ़ा करके उसे देखा। देखो, जब तुम बाहर होती हो तो तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। खुद ही हिसाब लगा लो कि आज तुमने मुझे बाहर कितनी बार रिजेक्ट किया है। ज़ारा ने सोचा भी नहीं था कि मैं उसी पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दूंगा। सुबह मुझे देखते ही उसे चिढ़ होती थी और रात होते होते वो खुद मेरे करीब आ रही है। अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? ज़ारा सच में गुस्से में हंस पड़ी। उसने सीधे मेरी बाह पर हाथ डाला और अपना छोटा सा चेहरा उठाकर सीधे मेरी आंखों में देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अभी नेहा और प्रिया को अंदर बुलाऊं और उनके सामने बैठकर वो सब कंटिन्यू करूं जो हम अभी कर रहे थे? ठीक है। मैंने उसे नहीं रोका। ज़ारा ने सिर हिलाया। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो लिविंग रूम में जा चुकी थी। असल में उसे यकीन नहीं था कि मैं नेहा के सामने सच में ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन मैंने उसे दरवाज़ा खोलने से नहीं रोका। आखिरकार किसी को दरवाजे के बाहर खड़ा रखना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने अपना बचा हुआ पानी पिया और उधर ज़ारा ने दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर आ जाओ। डॉक्टर प्रिया अभी भी कंफ्यूज थी। उसे नेहा की कुत्ते बिल्ली वाली बात का मतलब अभी तक समझ नहीं आया था। उसने नेहा के अजीब से चेहरे को देखा और फिर अपनी मेडिकल किट लेकर क्यूरियोसिटी से अंदर झांका और फिर उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी। नेहा कह रही थी कि तुम्हारे घर का कुत्ता और बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं, और तभी उसकी नज़र लिविंग रूम में खड़े मुझ पर पड़ी और उसे देर से समझ आया कि नेहा की बात का असली मतलब क्या था। जो नेहा अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो हल्के से हंसी और तब अंदर आई। इस बार उसने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। हम तीनों की नज़रें एक साथ नेहा पर टिकीं। डॉक्टर प्रिया ने हैरानी से नेहा को देखा और आंखों ही आंखों में पूछा। नेहा ने उसकी नज़रों का सामना किया और नेहा की जीत हुई। डॉक्टर प्रिया ने भी तुरंत समझदारी दिखाई और बहुत ही इज्जत से मुझे जीजाजी कहकर बुलाया। सच कहूँ तो अचानक से इन दोनों का इतना प्यार देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही तमीज़ से जवाब दिया, नमस्ते आप दोनों। ज़ारा ने बहुत ही प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो साफ तौर पर इन दोनों के मेरे प्रति इस रवैये से बहुत खुश थी। तुम लोग पहले सोफे पर बैठो, ये कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ी। नेहा ने ज़्यादा नहीं सोचा और प्रिया को खींचकर सोफे पर बैठा लिया। प्रिया ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ज़ारा, क्या तुम्हें सच में रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना है? नेहा ने अचानक प्रिया का हाथ खींचा और एक अजीब सी खांसी खाई।
क्या हुआ? नेहा ने मुड़कर देखा तो हम दोनों एकदम चिपके हुए खड़े थे। उसने तुरंत अपना मुंह हाथों से ढक लिया। तो तुमने हमें दरवाजा इसलिए खुलवाया ताकि हम अंदर आकर तुम्हारा प्यार देखें? हम दोनों की बल्ब वाली लाइट काफी तेज है ना? दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। वो जारा की इस ओपननेस से शॉक्ड थीं। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं पब्लिक नहीं करना चाहता? मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं लगता। तुम सच में बहुत ही ओपन और बिंदास हो। जारा के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। अगर इतना काफी नहीं है तो हम लिविंग रूम में चल सकते हैं। और इन दोनों के सामने मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। डरावनी औरत, ये पिछले जन्म वाली ही है जो इतनी तेज है। बस, बहुत हो गया। जारा ने मेरी आंखों में 2 सेकंड तक देखा और मुझे लगा जैसे किसी चीज ने मेरी हथेली को छू लिया हो। मैंने बिना सोचे ही पानी का एक और सिप ले लिया और पूरी तरह से हार मान ली। मुझे लगता है कि पहले मुझे अपना इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। जारा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम की तरफ खींचा। पहले तुम नहा लो। रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद तुम नहा नहीं पाओगे। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन मेरे पास जारा को पता था कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बाथरूम में नहाने का सारा सामान नया पड़ा है और तुम्हारे बदलने के कपड़े मैं नीचे जाकर ले आती हूँ। वो बाथरूम में गई और मेरे लिए सारी चीजें सेट कर दी। तुम पहले नहा लो, मैं कपड़े लाकर दरवाजे के हैंडल पर टांग दूंगी। मैंने सिर हिलाया और उसे याद दिलाया, तो मेरे लिए थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े भी ले आना। जारा ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर मुड़कर बाहर चली गई ताकि मुझे प्राइवेसी मिल सके। जब वो वापस लिविंग रूम में आई तो सोफे पर बैठी दोनों लड़कियां उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थीं। जारा एक पल के लिए रुकी और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उनकी तरफ देखा। क्या देख रही हो? प्रिया ने हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और नेहा ने भौहें उछालते हुए सक किया। जारा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये वाला रोमांटिक साइड भी है। जारा को अपनी सहेलियों के सामने शायद पहली बार शर्म आ रही थी। कोई बात नहीं, जब तुम्हें भी कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा ना तो तुम भी ऐसी ही बन जाओगी। नेहा ने होंठ फुलाए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, ठीक है? जारा दरवाजे की तरफ बढ़ी। ओह, तो तुम अलग हो? तो फिर ठीक है। जो खबर मुझे मिली है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नेहा तुरंत सोफे से उछलकर खड़ी हो गई और दौड़कर जारा के पास जाकर चिपक गई। जारा, क्या तुम्हें आर्यन की कोई खबर मिली है? जारा ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम तो अलग हो ना, फिर तुम्हें किसी और की खबर क्यों चाहिए? मैं अलग नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूं। जारा, मेरी प्यारी जारा, प्लीज मुझे उसकी खबर बता दो। जारा दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर रुकी और नेहा को एक बहुत ही गहरे मतलब वाली नजर से देखा। वो गंगा शहर में है, जाकर ढूंढ लो। नेहा के चेहरे से सारी शरारत गायब हो गई। उसने एकदम सीरियस होकर कहा, थैंक यू जारा, और बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो वहां से निकल गई। सोफे पर बैठी प्रिया कुछ देर चुप रही। फिर उसने शक भरी आवाज में पूछा, क्या ओबेरॉय फैमिली का आर्यन सच में गंगा शहर में है? हाँ, आज दोपहर जैसे ही वो वहां पहुंचा मुझे खबर मिल गई थी। लेकिन ये कहते हुए जारा ने लिफ्ट में चढ़ती हुई नेहा की तरफ देखा। सुना है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंगा शहर गया है। प्रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर नेहा जारा की आवाज बिल्कुल शांत थी। अगर नेहा उसे वापस जीत सकती है तो वो उसकी काबिलियत है, और अगर वो उसे वापस नहीं जीत पाती तो उसे हकीकत मान लेनी चाहिए। आखिरकार उसी ने उसे अपने से दूर भगाया था। अब किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। ये कहकर जारा ने उस टॉपिक को खत्म कर दिया और प्रिया से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं नीचे जाकर कबीर के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ। प्रिया ने हल्की सी आह भरी और सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। जारा जैसे ही नीचे पहुंची और दरवाजा खोला, घर की बिल्ली दौड़ती हुई आई और म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके पैरों से रगड़ खाने लगी। जारा ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, कबीर के साथ इतनी खूंखार क्यों हो? बिल्ली उसके सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती थी, बस अपना सिर उसकी हथेली पर रगड़ती रही। जारा ने हल्की सी आह भरी और उसके सिर को हल्के से धकेलते हुए कहा, मुझसे नखरे करने का कोई फायदा नहीं है। कल मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे नाखून कटवा दूंगी। ये कहकर वो सीधे बेडरूम की तरफ मुड़ गई और बिल्ली उसके पीछे पीछे चलती रही। ऊपर और नीचे वाले फ्लोर का नक्शा बिल्कुल एक जैसा था। उसे आसानी से मास्टर बेडरूम मिल गया। उसने लाइट ऑन की और सीधे वॉक इन क्लोसेट में घुस गई। जारा ने क्लोसेट में टंगे मेरे गिने चुने कपड़ों को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पहले तो मैंने कभी कबीर को रिपीट कपड़े पहने नहीं देखा था, लेकिन इस महीने में जब भी ये मिला, यही गिने चुने कपड़े पहने हुए था। जारा ने मेरे लिए एक नाइट सूट निकाला। जब उसने ड्रॉअर खोला और अंडरवियर देखा तो वो शर्म से लाल हो गई। उसने बिना ज्यादा सोचे कुछ पीस निकाले और एक बैग में डाल लिए। तभी जारा की नजर एक छोटी सी काले मखमल की डिब्बी पर पड़ी। मैंने इस डिब्बी को पहले देखा था, कुछ दिन पहले, जब मैं और रोहन स्टाइलिंग स्टूडियो में थे। तब मैं रोहन से पूछ रहा था, क्या ये बहुत ही सिंपल है? बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा? क्या उसे ये पसंद आएगा? रोहन ने अपनी आंखें पलटी थीं
तुम उसे कितनी भी महंगी चीज़ दो, वैसे भी तुम्हारे पास अभी क्या हालत है? इतना सोच कर कि तुम उसे गिफ्ट दे रहे हो, वो खुश हो जानी चाहिए। मैंने आह भरते हुए कहा था, ये भी सही है। और तभी मेरी नज़र ज़ारा पर पड़ी थी और मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। ज़ारा ने मेरी बड़बड़ाहट नहीं सुनी थी, लेकिन वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि मैं कुछ अच्छा नहीं बोल रहा था। ज़ारा जानती थी कि इस डिब्बी के अंदर वाली चीज़ किसके लिए है। एक अजीब सा एहसास, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, ने उसे मजबूर किया कि वो उस डिब्बी को उठा ले। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं जब उसने डिब्बी का ढक्कन खोला। डिब्बी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हेयर क्लिप रखी थी और उस हेयर क्लिप के नीचे एक मुड़ा हुआ नोट रखा था। ज़ारा ने अपने होंठ भींचे और बहुत ही सावधानी से उस नोट को बाहर निकाला। अपनी कांपती उंगलियों को काबू में करते हुए ज़ारा ने वो नोट पढ़ा, डिब्बी को वापस बंद किया और यथास्थान रख दिया। फिर उसने अपना सामान पैक किया और वहां से बाहर निकल गई। जब वो वापस बेडरूम में आई तो बाथरूम से अभी भी शॉवर की आवाज़ आ रही थी। ज़ारा ने कपड़ों का बैग दरवाजे के हैंडल पर टांगा और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। शॉवर की आवाज़ तुरंत रुक गई और मेरी साफ आवाज़ आई, ज़ारा, क्या ये तुम हो? ज़ारा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अनजानी सी उदासी थी। मैंने तुम्हारे कपड़े दरवाजे पर टांग दिए हैं, बाद में खुद ले लेना। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैं अभी बाहर आता हूँ। ज़ारा ने प्यार से कहा। कोई जल्दी नहीं है। वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने बस अपनी पलकें झुकाईं और मुड़कर बाहर चली गईं। कुछ ही देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला और ज़ारा के बगल में जाकर बैठ गया ताकि प्रिया मुझे रेबीज का इंजेक्शन लगा सके। ज़ारा पास बैठी अपनी भौहें सिकोड़े मुझे देख रही थीं। जब सुई मेरे हाथ में चुभी तो हल्के से दर्द ने उसकी भौहों को और सिकोड़ दिया। ज़ारा की नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। प्रिया पहले से ही वहां से भागने के मूड में थी। एक सिंगल लड़की होने के नाते उसने भांप लिया था कि वहां का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए इंजेक्शन लगाने के बाद के नियम और अगली डेट बताकर वो बहुत ही तेजी से वहां से विदा ले गई। मैंने अपना सिर उठाकर ज़ारा की तरफ देखा। हमारी आंखें मिलीं। ज़ारा, क्या हुआ? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। ज़ारा का मूड साफ तौर पर ऑफ था। जब मैं नहाने गया था तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर, मैंने उसे देखा। क्या हो गया है? उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पर डाल लिया और मेरे कान के पास झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। शादी? वो अभी भी मेरे कान से चिपकी हुई थी। अभी इसी वक्त हमारी सगाई तय कर लो। अभी सगाई तय करें? अभी का मतलब है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। यानी अभी इसी वक्त हम अपना रिश्ता पक्का कर लें और कल सुबह होते ही मैरिज सर्टिफिकेट ले आएं। ज़ारा ने मेरे कान के पास झुककर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, कबीर, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं अचानक एक पल के लिए खोसा गया। शादी, ज़ारा ने पिछले जन्म में भी कई बार शादी का जिक्र किया था। शुरुआत में मैं उसके प्रति बहुत ठंडा था और बाद में जब मेरा चेहरा जल गया था तो मैं और भी ज़्यादा इनकार करने लगा था। और फिर ज़ारा ने भी ये बात उठानी बंद कर दी थी और बस चुपचाप मेरे साए की तरह मेरे साथ रही थी। लेकिन मैंने एक बार उसकी स्टडी रूम की ड्रॉअर में कस्टम मेड शादी की अंगूठियों का एक जोड़ा देखा था। मैंने उन्हें चुपके से निकालकर पहना भी था और वो मेरी उंगलियों में बिल्कुल फिट आई थीं। मेरी इस खामोशी ने ज़ारा की सांसों को रोक दिया। कमरे में इतना सन्नाटा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ में हल्की सी मायूसी थी। क्या कबीर नहीं चाहता? जाहिर है नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। ज़ारा ने आखिरकार हिम्मत करके अपनी आंखें उठाईं और मेरी आंखों में देखा। ज़ारा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और खुशी से उसे गोद में उठाकर एक चक्कर घूम गया। ज़ारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा का दिल जोर से सिकुड़ गया। अगर मुझे बचपन से ये न पता होता कि कबीर मुझसे कितनी नफरत करता था, और अगर मैंने अभी अभी वो हेयर क्लिप न देखी होती जो उसने 2 दिन पहले रिया को देने के लिए खरीदी थी, तो मैं सच में उसकी बातों पर यकीन कर लेती। बड़ा धोखेबाज है। कौन कहता है कि कबीर की एक्टिंग खराब है? ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन भले ही मुझे पता है कि ये धोखा है, इस एक पल में मैं इस धोखे में खुशी खुशी फंसने के लिए तैयार हूँ। उसने अपने होंठ फुलाए। कबीर को अपनी कही हुई बात याद रखनी होगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो फिर? मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा। तो फिर मैं तुमसे चिपक जाऊंगी, तुम्हें एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगी और हर पल तुमसे चिपकी रहूंगी। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। अब ये सच में उस ज़ारा जैसी लग रही है जिसे मैं जानता था। जब ज़ारा को लगा कि मैं उसकी इस बात से डर जाऊंगा तो मैं एक बहुत ही बड़ी मुस्कान के साथ बोला, मुझे मंजूर है। और फिर मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, लेकिन तुमने कहा कि हम अभी सगाई तय करेंगे। अभी तो रात के 2 बजने वाले हैं, हम तैयारी कैसे करेंगे? जब तक कबीर तैयार है तब तक कुछ भी करने में देर नहीं है। ज़ारा ने कुछ फ़ोन कॉल्स किए। करीब 1 घंटे के अंदर
लिविंग रूम तरह तरह के कपड़ों और एक्सेसरीज के बैग से भर गया। उसने हल्के से होंठ फुलाते हुए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, इतनी रात हो गई है इसलिए इतना ही मंगा पाई। कल मैं और मंगवा लूंगी। ये सब तुम्हारी पसंद के हिसाब से कस्टम मेड किए गए हैं। तुम इनमें से कोई एक सेट ट्राई कर लो, कल फोटोशूट के लिए काम आएगा। मैंने बिना कुछ समझे ओह कहा। जारा अपने कमरे में जाकर एक सफेद रंग की ड्रेस पहनकर आई। मैंने उन बैग्स में से उसके कपड़ों से मैच करता हुआ एक सूट निकाला जो बिल्कुल किसी कपल आउटफिट जैसा लग रहा था। तभी डोरबेल बजी। जारा मेरे पास आई और हल्के से मुझे किस किया। मैंने हल्के से हंसते हुए उसे देखा। जाओ दरवाज़ा खोलो, शादी के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा। जारा ने मेरी बात से सहमति में सिर हिलाया और मुड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। बाहर वेडिंग प्लानर्स और हाई एंड फैशन स्टोर के स्टाफ मेंबर्स आए थे। जब स्टाफ अंदर आया और हम दोनों को देखा तो उनके अंदर का गॉसिप करने वाला कीड़ा जाग उठा। आने से पहले तो वो सब शिकायत कर रहे थे कि न जाने कौन है जो आधी रात को लोगों को परेशान कर रहा है और शादी की तैयारी करवा रहा है। तीनों के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, इतनी जल्दी शादी पक्की करने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट पर जो अफवाहें चल रही हैं वो सच हैं और कबीर के पास जारा मैम को कंट्रोल करने वाला कोई ब्लैकमेलिंग सबूत है? अगली सुबह जब हम सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो वहाँ का स्टाफ साफ तौर पर हम दोनों को पहचान गया था और उनकी आंखों में गॉसिप की चमक साफ दिख रही थी। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। जारा ने मेरी तरफ देखा और अचानक कहा, रुको। मैंने कंफ्यूज होकर उसे देखा। क्या हुआ? वहां मौजूद स्टाफ का दिल भी धड़क उठा। आ गए, आ गए, मैम को पछतावा हो रहा है। लाइव शो देखने का मजा ही कुछ और है। जारा ने बहुत ही प्यार से मेरी टाई ठीक की। थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मैं ठीक कर देती हूँ। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठी इस खूबसूरत और प्यारी औरत को देखा। अब ठीक है? जारा ने हंसते हुए मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया। हाँ, अब ठीक है। मैंने मुड़कर स्टाफ की हैरान और एक्साइटेड नज़रों का सामना किया और थोड़ा शर्माते हुए हंस दिया। स्टाफ ने भी मुझे देखकर मुस्कुराया। बहुत स्वीट हैं दोनों, सच में कपल गोल्स। इंटरनेट की अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। जारा का चेहरा हल्के से लाल हो गया। वो वापस सीधी होकर बैठ गई और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेरी बाह पकड़ ली। उसने फोटोग्राफर से कहा, ठीक है, अब फोटो खींच लीजिए। फोटोग्राफर ने कैमरे के लेंस में दोनों को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। आज सुबह जब हॉट सर्च पर इनकी फोटो देखी थी तो लगा था कि फिल्टर और एडिटिंग का कमाल है, लेकिन इनकी असली खूबसूरती तो सीधे दिल पर वार कर रही है। आहा, मेरी भी तो जवानी है। कुछ ही देर बाद दो लाल रंग की किताबें हम दोनों के हाथों में थीं। उस पल जारा को लगा जैसे वो किसी सपने में है। कबीर अब मेरा पति है। उसकी उंगलियां हल्के से कांपते हुए उस सर्टिफिकेट को छू रही थीं। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और देखा कि मैं भी अपने हाथों में पकड़े सर्टिफिकेट को एकटक घूर रहा हूँ। जारा ने अपने होंठ हल्के से भींचे और सोचने लगी, क्या कबीर अभी ज्यादा खुश है या उसे चिढ़ हो रही है? रजिस्ट्री ऑफिस से निकलते वक्त जारा ने स्टाफ के लिए तैयार किए गए रिटर्न गिफ्ट्स बांटे। आपने बहुत मेहनत की, ये तो हमारा फर्ज था। मैम, जारा और मिस्टर कबीर को शादी की बहुत बहुत बधाई। आप दोनों हमेशा खुश रहें और प्यार से रहें। जारा का चेहरा और भी ज्यादा प्यार से भर गया। शुक्रिया। जब हम घर वापस पहुंचे तो जारा ने देखा कि मैं अभी भी अपना सिर झुकाए अपने हाथों में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट को ही घूर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कबीर को कहीं नाखुश तो नहीं हो? मैंने बेताबी से उससे पूछा, क्या मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूँ? जारा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। सोशल मीडिया? मैंने मैरिज सर्टिफिकेट को उसकी आंखों के सामने हिलाया। इसे मैं सोशल मीडिया पर हमारी शादी का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? जब जारा ने शादी की बात कही थी तभी मेरे दिमाग में यह आइडिया आ गया था। क्या इससे अच्छा और कोई हल हो सकता था? जैसे ही मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर डालकर शादी का अनाउंसमेंट कर दूंगा, समर सिंघानिया वाला मामला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जारा ने सच में ये नहीं सोचा था कि मैं इसे पब्लिक करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई, लेकिन तभी मैंने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। मेरा फ़ोन तो रोहन के पास है और मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी हमेशा वही हैंडल करता है। जारा की आंखें हंसी से मुड़ गईं। तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। उसने मैरिज सर्टिफिकेट की कुछ फ़ोटोज़ खींची और एक ऐसा अकाउंट लॉगिन किया जिसे उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हॉट सर्च फिर से फट गया। चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कैप्शन के साथ दो मैरिज सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो। जब पूरी दुनिया बस अटकलें ही लगा रही थी, जारा ने सबसे सीधा और सटीक जवाब दे दिया था। मैंने उसके पोस्ट किए हुए मैसेज को देखा। मेरी नज़रों में एक हलचल सी हुई। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा को अभी तक हमारी शादी के बारे में पता नहीं है ना? जारा हल्के से हंस पड़ी। पतिदेव,
मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और दिल तेज धड़कने लगा। ज़ारा हंसी। तुम्हारे पास ये सोचने का टाइम है तो बेहतर होगा कि तुम कुछ और सोचो। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, और क्या सोचूं? ज़ारा मेरे करीब आई। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आज रात हम दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करेंगे या अपने अपने कमरे में जाकर अलग अलग सोएंगे। मैंने मासूमियत से पूछा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ज़ारा ने अपनी आंखें झपकाईं। फैसला तुम्हें लेना है। मैंने एक पल सोचा और बहुत ही नेचुरल तरीके से उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो फिर ज़ारा मेरे साथ बेडरूम में आराम करेगी। ज़ारा ने हमारे जुड़े हुए हाथों को देखा। कबीर को बाद में पछतावा तो नहीं होगा? मैंने बिंदास अंदाज में उसे देखा। पछताने की क्या बात है? रात हुई। ज़ारा ने बिस्तर पर लेटते ही बिना कोई हिचकिचाहट खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेट लिया। मैंने हैरानी से उसे देखा। तुम क्या कर रही हो? ज़ारा ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। सोने की तैयारी। कंबल ओढ़े बिना कैसे सोएंगे? मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ आराम करोगी? ज़ारा ने कंबल के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला और बगल की खाली जगह पर थपथपाया। हाँ, तो आ जाओ ना सोने। मुझे अभी भी मौजूदा हालात समझ नहीं आ रहे थे। बस इतना ही? ज़ारा ने मेरी आंखों में देखा। और क्या? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लान है? हमारी शादी हो चुकी है। उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी। उसने आगे बढ़कर हल्के से मेरे गाल को छुआ। कबीर अब मेरे पति हैं। चाहे कबीर मुझसे सच में प्यार करता हो या न करता हो, कुल मिलाकर अब वो पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। मैंने यकीन न होने वाले अंदाज में पूछा, तो क्या तुम पक्का यकीन कर रही हो कि अपनी सुहागरात पर तुम मेरे साथ इतनी शरीफ बनकर सोना चाहती हो? ज़ारा ने अपनी चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि कबीर को अभी भी टाइम चाहिए ताकि वो इसे अच्छे से एक्सेप्ट कर सके और तैयार हो सके। मुझे कबीर का एक पल का जोश नहीं चाहिए। हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं धीरे धीरे इंतज़ार कर सकती हूँ, जब तक कि कबीर सच में मुझसे प्यार नहीं कर लेते। मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने एक शैतानी मुस्कान दी। मुझे किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे धीरे धीरे एडजस्ट करने का टाइम चाहिए। कबीर, मुझे थोड़ा टाइम दो ना, प्लीज़। ठीक है, सो जाओ। जैसे ही लाइट बंद हुई, कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। सिर्फ हम दोनों की हल्की हल्की सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा था कि मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा, लेकिन ज़ारा की महक को सूंघते हुए मैं बहुत ही जल्दी गहरी नींद में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा मेरी सांसों को सुन रही थी और उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं जब उसकी आंख खुले तो उसे पता चले कि ये सब सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। ठीक उसी पल उसे मेरे बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, रिया मत करो ज़ारा। एक पल के लिए बिल्कुल जम गई। उसके अंदर का ठंडापन और तेज़ हो गया, लेकिन फिर उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। उस एक पल में मुझे सच में लगा कि कहीं मेरा रीबर्न होना ही कोई सपना तो नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बगल में देखा। ज़ारा वहाँ नहीं थी। मैं उठकर बैठा और बगल में रखी घड़ी को देखा। अब मुझे भी नींद नहीं आने वाली थी। मैंने कंबल हटाया और बिस्तर से नीचे उतरा। बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि लिविंग रूम से लगे हुए बालकनी में ज़ारा मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बाहों में आते ही उसका शरीर हल्के से अकड़ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो मुड़ी और उसने अपनी दोनों बाहों से मेरी कमर को बहुत ही जोर से जकड़ लिया। मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। मैंने थोड़ा परेशान होते हुए अपना सिर हिलाया। तबीयत ठीक नहीं लग रही। ज़ारा के होंठ हल्के से मुस्कुराए। मैंने अपने माथे को मलते हुए कहा, एक बुरा सपना देखा था। ज़ारा ने बहुत ही प्यार से धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या सपना देखा? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं। मैंने सपना देखा कि पिछले जन्म वाले दिन जब मैं घर वापस आया तो रिया पहले से ही घर में मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वो मुझसे झगड़ने लगी। मैंने कहा कि वो नशीली ड्रिंक उसने मुझे दी थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने गुस्से में आकर अपने पास रखी चीजें मेरी तरफ फेंकी। ये सोचते ही मेरे हाथों ने अनजाने में ही ज़ारा की कमर को और जोर से जकड़ लिया। ज़ारा ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए मुझे तसल्ली दी। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। लेकिन ज़ारा इतनी आसानी से बात टालने वाली नहीं थी। उसने मेरे शरीर की अकड़न को महसूस किया। अब जब वो मेरे सपने में कही गई बातों के बारे में सोच रही थी, तो उसे याद आया कि जब मैं वो बातें कह रहा था तो मेरी आवाज़ में एक बहुत ही गहरा डर और बेचैनी थी। बस उस वक्त वो अपनी जलन और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ज़ारा की आवाज़ कांपने लगी। कबीर, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा, क्या रिया ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था? मुझे उसकी बात समझ नहीं आई।
क्या? ज़ारा ने अपना हाथ उठाया और प्यार से मेरे गाल को छुआ। क्या रिया ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? उसकी इन बातों ने मुझे फिर से पिछले जन्म की यादों में धकेल दिया। मुझे अचानक उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, वो तो पिछले जन्म की बात थी। और वैसे भी पिछले जन्म में उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। और अब इस जन्म में रिया के पास कोई मौका नहीं है। ज़ारा के छोटे से चेहरे पर नाराज़गी साफ लिखी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे देखूं। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को काबू में किया। नहीं किया तो ठीक है। ज़ारा ने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, आज कपूर फैमिली की एक पार्टी है, क्या कबीर वहां चलना चाहेगा? इस टॉपिक ने तुरंत मेरा ध्यान भटका दिया। यश की जीत की पार्टी होगी ना? मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं कपूर फैमिली के लोगों से नहीं मिलना चाहता। मेरे लिए तो वो अनजान लोगों से भी बदतर हैं। ज़ारा ने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। अगर कबीर का मन है तो मैं कबीर को वहां लेकर चलूंगी। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, वहां जाकर क्या करेंगे? ज़ारा के चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। जाहिर है जाकर उनका तमाशा देखेंगे। मैं भी मुस्कुराया। बिल्कुल मंजूर है। असल में सोचूं तो अभी तक कपूर फैमिली के लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था और उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ारा के घर में आकर हंगामा करें, इसलिए मैं अब तक बिल्कुल शांति से था और किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर तो सामना करना ही पड़ेगा। पार्टी दोपहर में थी। हॉट सर्च पर इतना बवाल मचा हुआ था कि ज़ारा का फ़ोन लगभग फटने ही वाला था, लेकिन उसने फ़ोन ऑफ करके किसी की कॉल नहीं उठाई। फ़ोन ऑन करके उसने दुनिया घूम रहे अपने मम्मी पापा को कॉल बैक किया और अपने कुछ दोस्तों को मैसेज का रिप्लाई दिया। मैं वापस कमरे में जाकर थोड़ी और नींद लेने चला गया। जब मैं उठा तो मैंने वो हाई एंड सूट पहना जो ज़ारा ने मंगवाया था और बगल में खड़े स्टाइलिस्ट से अपने बाल बनवाए। ज़ारा अपना फ़ोन पकड़े एक तरफ बैठी थी और लगातार कुछ टाइप कर रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी। जब मैं तैयार हो गया तो मैं खड़ा हुआ और पूछा, ज़ारा, तुम्हारा पति बहुत हैंडसम लग रहा है ना? ज़ारा की आंखें प्यार से झुक गईं। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा, उठकर मेरे सामने आई और हंसते हुए सिर हिलाया। बहुत ज़्यादा हैंडसम। और फिर उसने भी उसी कलर कोऑर्डिनेटेड हाई एंड इवनिंग गाउन को पहन लिया। जब हम दोनों की स्टाइलिंग पूरी हो गई तो मैंने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और बिना खुद को रोके झुककर उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। मेरी ज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है। जब हम दोनों एक साथ खड़े थे तो ज़ारा को अचानक थोड़ा पछतावा होने लगा। इतने हैंडसम कबीर को रिया के सामने नहीं ले जाना चाहिए। क्या करूं? नहीं, कबीर को लेकर बाहर एक राउंड तो लगाना ही चाहिए। लोग जल भुनकर राख नहीं हो गए तो कहना। आखिरकार कबीर मेरे पति हैं। बगल में खड़े कुछ स्टाइलिस्ट्स खुशी से चीख पड़े, बहुत स्वीट हैं, बिल्कुल परफेक्ट कपल। ये सुनकर ज़ारा की आंखें और भी ज्यादा मुस्कुरा गईं। उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। कबीर ने सुना, सबको लगता है कि हम सबसे बेस्ट कपल हैं। मैंने अपना हाथ उठाया और बहुत ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी आवाज़ में वो प्यार था जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं दिखाया था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। इस एक पल में मैंने अचानक अपने अंदर के सारे बंधनों को तोड़ दिया था। पहले मैं हर मामले में बहुत समझदारी से काम लेता था, कभी अपनी ताकत दिखाता ही नहीं था, हमेशा शांत रहता था और लाइमलाइट से दूर रहता था। लेकिन इस पल मैं बस दुनिया के सामने आना चाहता था। मैं अपनी इस लड़की के साथ अपने इस प्यार को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। मेरे इस सीधे और साफ प्यार ने ज़ारा के गालों को शर्म से लाल कर दिया। तो चलो अभी बाहर चलते हैं। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पति दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। मैंने उसका हाथ थामे रखा और उसे लिविंग रूम से बाहर ले जाने दिया। लेकिन जैसे ही हम लिविंग रूम से बाहर निकले, अचानक हमारा सामना गलियारे के कोने में छुपकर हमें ही देख रही रिया से हुआ। उसने बहुत ही कीमती ड्रेस पहनी हुई थी। उसका मेकअप बहुत ही सोच समझकर किया गया था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर बुरी तरह से टिकी हुई थीं, जिनमें हार न मानने वाली जिद और पागलपन साफ दिख रहा था। इससे पहले उसने हर तरह की चालें चली थीं। चुपके से मेरा और ज़ारा का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की थी। ज़ारा के बारे में अफवाहें फैलाई थीं और यहाँ तक कि हमें अलग करने के लिए कई जाल भी बिछाए थे। वो मेरी ज़िंदगी में घुसकर वो सब हथियाना चाहती थी जो ज़ारा का था। लेकिन अब उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? जब उसने देखा कि मैं और ज़ारा हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में प्यार लिए खड़े हैं, तो रिया का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। उसके अंदर का आखिरी सब्र भी टूट गया और उसकी जगह बहुत ही गहरी जलन और नफरत ने ले ली। वो एक कदम आगे बढ़ी। कबीर, क्या तुम सच में इसके साथ रहोगे? मैं इससे कहाँ कम हूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं देखा इसके कि मैं कुछ बोल पाता? कबीर मेरे पति हैं, उनके दिल में शुरू से ही सिर्फ मैं हूँ।
तुम्हारी सारी साजिशें और तुम्हारा ये पागलपन शुरू से ही गलत था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और ज़ारा को अपनी बाहों में छुपा लिया। मेरी आंखों का प्यार एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही गहरी और ठंडी नफरत ने ले ली। तुमने जो कुछ भी किया वो प्यार नहीं बल्कि गुनाह था। मैंने रिया की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ तरीके से कहा। ज़ारा के बारे में अफवाहें फैलाना, उसे फंसाने के लिए जाल बिछाना, हमारे रिश्ते में दरार डालना और यहाँ तक कि लोगों को पैसे देकर हमारे रिश्ते को बदनाम करना, तुम्हारी ये सारी करतूतें मुझे एक एक करके पता हैं। पहले मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज़ारा को किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इस बदमाशी को बर्दाश्त करूंगा। रिया का चेहरा पूरी तरह से राख जैसा सफ़ेद पड़ गया। वो अभी भी सफाई देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहां पहुंचे सिक्योरिटी स्टाफ ने उसकी बात काट दी। जिन लोगों को रिया ने पैसे देकर अफवाहें फैलाने के लिए हायर किया था, उन्होंने खुद आकर सारी सच्चाई उगल दी थी। सबूत पहाड़ जैसे मजबूत थे। उसकी सारी चालें और साजिशें बेनकाब हो चुकी थीं। उसने सालों से जो मासूम इमेज बनाई थी वो पूरी तरह से ढह गई थी और उसकी रिपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी। जो लोग पहले उसके साथ खड़े थे वो सब उसे छोड़कर भाग गए थे। अपने स्वार्थ और जहरीली साजिशों की वजह से उसने अपनी ही बर्बादी को दावत दी थी और अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बाहों में छुपी ज़ारा की तरफ देखा। चलो, झंझट खत्म, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। ज़ारा ने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। कबीर, अब आगे कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना? उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अब आगे की जिंदगी में सिर्फ सुकून और खुशियां होंगी। कुछ दिनों बाद हमारी शादी का दिन आ गया। शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ था और गर्म धूप की किरणें पूरे माहौल को एक बहुत ही प्यारा और शाही लुक दे रही थीं। वो सभी लोग जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमें सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया, वो सब वहाँ मौजूद थे। वो दोस्त जो हमेशा हमारा साथ देते रहे, वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें प्यार से बड़ा होते देखा, और यहाँ तक कि वो अनजान लोग भी जिन्हें हमने कभी मदद की थी और जो आज हमारे प्रति आभारी थे। हर किसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी और उनकी आंखों में सिर्फ हमारे लिए शुभकामनाएं थीं। मैंने एक बहुत ही शानदार सूट पहना था और फूलों से सजे रास्ते के आखिर में खड़ा होकर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जब ज़ारा ने सफ़ेद रंग का वेडिंग गाउन पहना और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मेरी पूरी दुनिया प्यार से भर गई। बाकी सब कुछ सिर्फ एक बैकग्राउंड बनकर रह गया और मेरी दुनिया की इकलौती रोशनी सिर्फ वो थी। वो एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी और उसकी आंखों में तारों जैसी चमक और बेशुमार प्यार छलक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। मेरी आवाज़ बहुत ही प्यारी और मजबूत थी। पहले मैं इस दुनिया के तूफानों से अकेले लड़ता था। मैंने दुनिया का बुरा और अच्छा दोनों चेहरा देखा। मुझे लगता था कि मेरी बाकी की ज़िंदगी बस ऐसे ही अकेले और शांति से गुजर जाएगी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुमने मुझे किसी का ख्याल रखना सिखाया और तुमने मुझे ये समझाया कि अपनापन और पूरापन क्या होता है। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा हूँ। अब आगे की हर सांस, हर दिन और हर पल मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें प्यार दूंगा और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ज़ारा की आंखें हल्के से नम हो गईं। बाकी की जिंदगी मैं हर पल कबीर के साथ बिताऊंगी। हर साल, हर पल हम साथ रहेंगे। स्टेज के नीचे से तालियों की गूंज और बधाई देने की आवाज़ें आ रही थीं, जो माहौल को बहुत ही गर्म जोशी से भर रही थीं। मैंने अपना हाथ उठाया और ज़ारा की उंगली में शादी की अंगूठी पहना दी और फिर अपनी दुल्हन को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। चेहरे पर गर्म धूप थी और चारों तरफ फूल खिले हुए थे। पूरा माहौल बधाई और प्यार से भरा हुआ था, जैसे दुनिया की हर अच्छी चीज़ दौड़कर हमारे पास आ गई थी। सारे तूफान शांत हो चुके थे और हर चीज़ बिल्कुल सही थी। मैं और ज़ारा अब पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का हाथ थामे सुकून और खुशियों के साथ हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे।